कि पावर है क्या? ताकि कॉन्फ्लिक्ट चलता रहे, सिविल वॉर का ग्राउंड बनता रहे, रोड पे हंगामा होगा, एनार्की क्रिएट होगी, देन पावर आएगा। कुर्सी वाले के पास पावर नहीं होता है, कुर्सी वाला जिसका सुनता है उसके पास पावर होता तो सरकार तुम्हारी है, सिस्टम हमारा है। है। राइट। दिल्ली में आग लगी, पेपर लीक हुआ। दोनों केसेस में हमने क्या बोला है? पेपर लीक में हमने बोला है कि जो मिनिस्टर हैं उन्हें इस्तीफा देना है। राइट। हमारी साइकी में ये बात भी नहीं आई कि कमेटी में कौन था, उनको भी आप पनिश करो। एकेडेमिया, प्रोफेसर्स, इनको कोई कैसे बोलेगा कि ये क्रिकेट है? राइट। तो ये प्रोपेगेंडा का पार्ट थोड़ी होते हैं, ऐसा हमें लगता है। लास्ट 100 ईयर है तो कौन कौन प्रचलित हुए, जिनको ब्रिटिशर्स ने प्रचलित किया। जैसे वेदांत का जो विचारधारा है, तो स्वामी विवेकानंद है, रमन महर्षि का बड़ा नाम आता है, ओशो भी बड़े फेमस होते हैं। बहुत लोग आप देखिएगा उस सन्यास की तरफ पुश करेंगे। लाइब्रेरीज क्यों जलाई जाती है पूरी दुनिया में? केवल नालंदा नहीं जली है, अलेक्जेंड्रिया की लाइब्रेरी जली है जो बगदाद में है। ये लाइब्रेरी को बनाने वाले शक्तिशाली हैं, उसको जलाने वाला ज्यादा शक्तिशाली है। वो तो हम उस पोजीशन पे है ही नहीं कि पूरे दुनिया के हिंदू को हम डिफेंड कर पाए। हमारी कैटेगरी धर्म और अधर्म है, राइट एंड लेफ्ट नहीं है। अब उस कैटेगरी को बाय कर रहे हैं ना, तो उसके रूल बुक प्ले करने लग जाओगे कि फ्रांस का जो राइट है भारत का राइट सेम होगा। ऐसा नहीं है। अगर इंडियन सक्सेसफुल हो गए ना कि ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ सिविलाइजेशन एक सक्सेसफुल मॉडल पूरी दुनिया को दे देगा। यूरोप अपने आप को जो सोसाइटी बनाती है, सब इतनी होमोजीनियस क्यों है? जर्मनी में जर्मन है, इटली में इटालियन है, ऐसा कैसे हो गया? क्योंकि बाकी को उन्होंने खत्म कर दिया, इसीलिए वो बचे हैं। मास प्लंडरर्स, किलर्स, जेनोसाइडर्स हैं, और ये ज्ञान देते हैं भारत को। रवि जी नमस्ते, वेलकम टू द बोसेपियंस पॉडकास्ट। आप दोनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। तो आपकी बुक मैकॉले एंड द आचार्यस, तो उसका सैंपल जो आपने भेजा, उसके पहले स्टार्ट ही आपने किया है कि अ स्मॉल मैन कैन कास्ट अ वेरी बिग शैडो। वो गेम ऑफ थ्रोन्स का जो डायलॉग है, राइट। एंड इट्स सो इंट्रीगिंग बिकॉज इट मेक्स मी मोर इंटरेस्टेड इन अंडरस्टैंडिंग कि पावर है क्या, राइट। ये डायनेमिक्स वर्क कैसे करते हैं। तो मे बी वी कैन स्टार्ट देयर, या एंड बाय डिफाइनिंग कि व्हाट इज पावर। बिल्कुल। तो मैं राजधर्म पे स्टडी कर रहा था, आचार्य चाणक्य को पढ़ रहा था, और इंडियन एकेडेमिया में जब भी चाणक्य का नाम आएगा, आचार्य चाणक्य का नाम आएगा, तो मैकियावेली का नाम आ जाएगा। उनकी बुक है द प्रिंस, तो उसमें एक लाइन मैंने पढ़ी कि राजा को वर्च्यू शो करना पड़ता है, अंदर से भले वो जैसा। ठीक है। परसेप्शन, आपका परसेप्शन क्या है पब्लिक के बीच में, क्योंकि यू आर लायबल, आप अकाउंटेबल हो, क्योंकि आप पब्लिक के बीच में जाते हो। ये एक सीधी सी बात है, पब्लिक के बीच में जाते हो। लेकिन जब मैं कम्युनिज्म पढ़ रहा हूँ या और वेस्टर्न थ्योरीज को मैं देख रहा हूँ, पावर को मैं पढ़ रहा हूँ, तो उसमें ये बोला जा रहा है कि आप वो पोजीशंस देखो कहाँ कहाँ अकाउंटेबिलिटी नहीं है। भारत के पक्ष में जैसे मैं बोलूं कि जैसे ब्यूरोक्रेसी है, मीडिया है, सुप्रीम कोर्ट है। दिल्ली में आग लगी, ठीक है, पेपर लीक हुआ। दोनों केसेस में हमने क्या बोला है? पेपर लीक में हमने बोला है कि जो मिनिस्टर हैं उन्हें इस्तीफा देना है। राइट। हमारी साइकी में ये बात भी नहीं आई कि कमेटी में कौन था, उनको भी आप पनिश करो। एक बॉडी होगी ना, बॉडी में कुछ मेंबर्स होंगे, क्योंकि मतलब आप केवल एक बॉस को नहीं, पूरे सिस्टम को आप पनिश करो या रिवॉर्ड करो, तब जाकर के वो चीज रिपीट ना हो। तो जहां जहां देखिए अकाउंटेबिलिटी नहीं है, आप न्यूज, फेक न्यूज डाल दो, और अगले दिन 15वें पेज में छोटा सा एक माफीनामा या बता दो कि ये फेक न्यूज था, लेकिन आधे लोगों तक तो न्यूज पहुंच गया। राइट। और वो एज अ रियल न्यूज हो गया। तो जब ये मैं आप गेम ऑफ थ्रोन्स का ये डायलॉग मैं बोल रहा हूँ, तो मैं केवल राजा के सेंस में नहीं, मैं उनके सेंस में बोल रहा हूँ जिनकी कोई पूछ नहीं है, जिन पे लोगों की नजर नहीं है, वो कुछ भी कर सकते हैं, एंड जिनकी इमेज भी बहुत बढ़िया है। एकेडेमिया, प्रोफेसर्स, इनको कोई कैसे बोलेगा कि ये क्रिकेट है? राइट। इनका तो सम्मान, क्योंकि भारतीय परंपरा है, गुरु और आचार्य तो पीक पे सबसे ऊपर रहेंगे, ज्ञान हमेशा सबसे ऊपर है। तो ये प्रोपेगेंडा का पार्ट थोड़ी होते हैं, ऐसा हमें लगता है। मीडिया लोगों को समझ में आ गया कि ये एक मीडिया है जो कुछ न्यूज को बताती है, कुछ न्यूज को छिपाती है। कई यूट्यूबर्स हैं, सेलेक्टिव आउटरीच भी करते हैं,
ये लोगों को पता चला। लेकिन प्रोफेसर्स, बुक पब्लिशिंग, रिसर्च पब्लिकेशन हाउसेस, ये सब एलिमेंट्स हैं, कोर पिलर्स हैं पावर्स के, क्योंकि दे हुँ। मेंटेन द हायरार्की, दे मेंटेन द लेगेसी कई वर्षों तक। जैसे मुझे ये सुन के अजीब लगा कि क्वीन के याद में बॉल डांस भी आज भी आयोजित होता है दिल्ली में, मतलब जो 47 के बाद बंद हो जाना चाहिए था, राइट? तो माइंड को ही हाईजैक कर लेना और जो नॉर्मल नहीं है वो नॉर्मलाइज हो जाना, तो वो और ज्यादा पावर ड्राइव करता है। मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे टूरिज्म है। मान लीजिए मैंने एक लिटरेचर लिखा, विलियम शेक्सपियर का, विलियम वर्ड्सवर्थ का, जॉन किट्स का, और उसमें यूरोप का जो महिमा मंडन है, तो जीवन में लगेगा ना कि 5 लाख 6 लाख रुपए देके मैं भी वो ट्रिप करने जाऊं। तो टूरिज्म फिर वो पैसा बनाएगा, राइट? तो स्टोरी टेलिंग, ग्रैंड नैरेटिव्स, ये बेस बनाते हैं हमारे सोचने के तरीके का, हमारे इमेजिनेशन को कैप्चर कर लेते हैं। तो पावर का डेफिनेशन भी कभी कभी कैप्चर हो जाता है कि जिसके पास टेक्नोलॉजी है, जिसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स ज्यादा है, वही तो पावरफुल होगा। जिसकी जो करेंसी है वो तो पावरफुल होगी ही। जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स में भी एक डायलॉग था, वो लिटिल फिंगर बोलता है कि नॉलेज इज़ पावर, और सर्सी कहती है पावर इज़ पावर, बट एंड में दोनों ही मार दिए जाते हैं। तो हाउ वुड यू डिफाइन पावर? आई थिंक इट्स इन फिक्शन एंड लिटरेचर। लेकिन नॉलेज पावर तो है। तभी पहली बात, लाइब्रेरीज क्यों जलाई जाती है पूरी दुनिया में? जब भी 1000 ईयर का इन्वेजन आप देखोगे तो केवल नालंदा नहीं जली है, अलेक्जेंड्रिया की लाइब्रेरी जली है जो बगदाद में है। और बहुत लोगों को ये भी नहीं पता कि जो रेनेसा है और इनलाइटनमेंट है यूरोप का, वो इस्लामिक वर्ल्ड से आया था। मतलब ग्रीको रोमन थॉट, प्लेटो, एरिस्टोटल, सोक्रेटिस, ये यूरोप में ये बुक्स नहीं मिलती है, क्योंकि क्रिश्चियनिटी ने तो रोमन साम्राज्य को तो समाप्त कर दिया ना। तो जो पेगन सिविलाइजेशन है, जो मूर्ति पूजक हैं, आइडल वर्शिपर्स हैं, उनको तो इन्होंने समाप्त कर दिया। लेकिन देखिए फिर उसको क्लेम भी करते हैं कि हमारी लेगेसी, कि एरिस्टोटल एंड प्लेटो एंड सोक्रेटिस, हमने लॉजिक दिया, राइट? हमारे यहाँ से साइंस निकल के आता है। बट ये फारसी में, पर्शियन में ट्रांसलेटेड जो डॉक्यूमेंट है, जैसे प्लेटो को अफलातून बोलते हैं, ये मिडिल ईस्ट में थी। तो ये रेनेसा में क्या हो रहा है, दुनिया से ज्ञान के भंडारों को ढूंढा जा रहा है, खोजा जा रहा है। उसमें ये एक्सप्लोर किया गया, अच्छा ये ग्रीस का, एंशिएंट ग्रीस का ये डॉक्यूमेंट है, और फिर वो ट्रांसलेट होता है एंड देन यूरोप में वो पहुंचता है। तो जब हम पावर की डेफिनेशन की बात करते हैं, नॉलेज इज़ पावर जैसे अनंत ने कहा, तो लाइब्रेरी में या लाइब्रेरी को बनाने वाले शक्तिशाली हैं, उसको जलाने वाला ज़्यादा शक्तिशाली है? देखिए, अगर पावर डायनामिक्स में मल्टीपल एलिमेंट्स ना हो, जैसे एक हम बोलते हैं कि अगर एक सिविलाइजेशन बहुत कल्चर्ड हो जाए, शांत हो जाए, आर्ट्स एंड म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स उधर चले जाए, शांति प्रिय हो जाए, और वैलर भूल जाए, या एक क्षत्रियता भूल जाए, राइट? तो एक प्रोफेसर को कोई गुंडा तो डंडा मार के जा ही सकता है। बिल्कुल। तो भारत में वर्ण का कोनोटेशन को कास्ट से कनेक्ट करके उसे ड्यूमराइज किया जाता है। लेकिन वर्ण व्यवस्था क्या है कि ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है। मतलब एज अ सोसाइटी आपको नॉलेज प्रोड्यूसर्स, आपको लीडर्स, आपको कॉमर्स, ट्रेड, बिजनेस को समझने वाले, एंड जो इस पूरे सिस्टम के बेसिस है, फाउंडेशन है, एम्प्लॉयज जो हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स जो हैं, ये चारों जब होते हैं तब सिविलाइजेशन अपने पैर पे खड़ा रहती है। अगर इसमें से एक दो एलिमेंट भी आप हटाना चालू करिए, मतलब आप दूसरे सिविलाइजेशन पे निर्भर होना पड़ेगा आपको, एंड देन दे कंट्रोल यू। जैसे हुँ। पब्लिकेशन हाउसेस, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का $8 ट्रिलियन इकोनॉमी है यूएस में। हम 5 बनना चाह रहे हैं, राइट? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपने आप में $8 ट्रिलियन इकोनॉमी है। अच्छा। मतलब आप इनोवेशन करिए, उसको पेटेंट फाइल करिए, राइट? तो पैसा भी तो बन रहा है उस ज्ञान से। इफ यू प्रोटेक्ट इट लीगली, आप प्रोटेक्ट करो, उसमें यूनिकनेस है, उसमें मेहनत लगी है आपकी, राइट? आपने कोई प्रॉब्लम सॉल्व किया है, आप आपने कोई समाधान दिया, या आपको कोई अपॉर्चुनिटी पता चली है, तो पैसा तो वहां से भी बन रहा है। तो पैसा पावर, ये तो लोगों को समझ में आता ही है। ज्यादा पैसा है तो ज्यादा पावर है। तो नॉलेज प्रोड्यूसर्स जो हैं, फर्स्ट मूवर्स होते हैं, और वो कंट्रोल करते हैं। आप स्टार्टअप इकोसिस्टम में देख लीजिए, जिन्होंने अलग कुछ सोचा है, उन्होंने यूनिकॉर्न वो बन गए।
तो पावर इज नॉट जस्ट अबाउट पॉलिटिक्स। राजा के लेवल पे पावर नहीं है, बल्कि मैं तो ये बोल रहा हूँ, अगर राजा के लेवल पे सोचना भी है तो कुर्सी वाले के पास पावर नहीं होता है, कुर्सी वाला जिसका सुनता है उसके पास पावर होता तो सरकार तुम्हारी है, सिस्टम हमारा है। है, राइट। एंड उसी में अपीजमेंट पॉलिटिक्स पूरे दुनिया में चलती है। तो ये इंटेलेक्चुअल जो एक लैंडस्केप होता है, ये उस सिस्टम का पार्ट है। when they say कि सिस्टम तो हमारा है, तो वो एकेडेमिया की बात कर रहे हैं, उस आज की व्यवस्था। भाषा में एकेडेमिया प्योर एकेडेमिया हो गई कि सिस्टम हमारा है। क्योंकि देखिए चलती कैसे है चीजें, इसको शुरुआत यदि मैं करूं तो मिशनरीज भारत आते थे ईस्ट इंडिया कंपनी के समय भी, और छिप छिप के आते थे, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने बोला कि हम यहाँ व्यापार करने आए, हम यहाँ कन्वर्जन प्रोजेक्ट नहीं चलाने आए हैं, हमें ट्रेड करने दो। वो आते थे, फिर भागते थे, फिर आते थे, कभी सी रूट से आते थे, कभी लैंड रूट से। फिर उनको एक बात समझ में आई कि जब तक हम एट्रोसिटी लिटरेचर पे काम नहीं करेंगे, कि भारत में इतनी एट्रोसिटीज है विमेन के साथ या कास्ट में, कि इन्हें सेव करना जरूरी है। व्हाइट मैन्स बर्डन तब आएगा जब ये बैरबेरिक एंड सैवेज हम प्रूफ कर पाएंगे। राइट। और ईस्ट इंडिया कंपनी को ये पसंद भी आया, क्योंकि उनको लगा कि हम अपने पब्लिक, अपनी जनता को क्या बोलेंगे कि हम क्यों रूल कर रहे हैं, क्योंकि हर सोसाइटी में अच्छे लोग भी होते हैं। तो वो बताएंगे कि देखिए हमारी जिम्मेदारी है कि दे आर सैवेज, दे आर बैरबेरिक, वी आर सिविलाइज्ड, और हम क्योंकि सिविलाइजिंग मिशन में हैं, क्योंकि एनलाइटनमेंट हमारे यहाँ हुआ है, तो कॉलोनाइज कराना जरूरी भी है और हमें ही करना है और कोई नहीं करेगा। पूरी कहानी ऐसे गढ़ी गई। पूरी कहानी तो एट्रोसिटी लिटरेचर कहाँ से स्टार्ट हुआ और वो लेजिटिमाइज कैसे हुआ? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। हम्म। वो वही यूनिवर्सिटी है कि जनरल डायर की भी ट्रेनिंग वहीं से होती है, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी में कोई बात आ गई तो 200 साल तक उसके साइटेशंस होंगे, रेफरेंसेस लिए जाएंगे, और 200 साल बाद हमारी मेमोरी चली जाएगी, एग्जैक्टली। तो लिखी हुई बात हम मानने लगेंगे। तो वो परमानेंटली एक ट्रेडिशन बन जाएगा। मतलब हिंदुइज्म की बारे में अगर पूरी दुनिया में कभी पढ़ाई होगी तो सेंटर पे कास्ट ही आता है। ब्रह्म, वेदांत, भगवत गीता, ये सब नहीं आता, नहीं आता। मतलब सोशियो एंगल ही, रिलीजियस एंगल भी, स्पिरिचुअल एंगल भी बन जाता है। मतलब पुरुष सूक्त भी उनको दिखता है तो उसका सोशियो एंगल ही लगाएंगे वो। जबकि हमको समझना है कि ये सब अलग ले, अगर कुरीतियां हैं तो दैट इज पार्ट ऑफ द सोसाइटी। उसको सॉल्व कैसे करते हैं? पनिश करके। ये नहीं बोल करके आपकी समाज ही बैरबेरिक है, आप लायक ही नहीं हो, राइट। अभी भी जैसे आरजीकर मेडिकल केस जब हुआ कोलकाता में, तो मैं गुजरात में था, तो मैं प्रोफेसर्स के बीच में था, तो मैं कुछ और टॉपिक पे बात कर रहा था। लेकिन एक लेडी ने बड़े दुख से कहा कि हम एज अ सोसाइटी बहुत गिर गए हैं और हम इन पे, इस चीज पे, मुद्दे पे आवाज उठानी चाहिए, ऐसा उन्होंने बात कहा। तो मैंने कहा कि आपके अंदर ये गिल्ट क्यों है, आप बताइए। विक्टिम के ऊपर सारा ब्लेम क्यों? परपेचुएटर जो है उसको हम ढूंढ के अगर पनिश करेंगे तो ये चीज रिपीट नहीं होगी, क्योंकि 2000 साल में हर वक्त अच्छे और बहुत बुरे और घिनौने लोग रहते हैं, लेकिन उसका ब्लेम सोसाइटी नहीं लेती कि हम लोग सब खराब हो गए। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अगर आपने पनिश नहीं किया तो वो परपेचुएट कर जाता है। इट्स लाइक 26/11 जब हुआ तो कोई बहुत बड़ा एक्शन नहीं हुआ भारत में, तो उनको लगा कि अरे हमारे साथ तो कुछ हुआ ही नहीं, राइट, तो हम ये दोबारा करेंगे, राइट। तो ये जो विक्टिमाइज खुद ही हम लोग हो जा रहे हैं, चाहे स्टॉकहोम सिंड्रोम बोला जाता है, अलग अलग थ्योरी से बताई जाती है, ये भी एक कॉलोनाइज माइंडसेट है कि सारी समस्याओं का कारण भी हम अपने आप को ही मानने लगे, राइट। तो एट्रोसिटी लिटरेचर कहाँ गई? एकेडेमिया में गई, और वही एकेडेमिया आज भी चल रही है। और उसके सेंटर में एक व्यक्ति है, जेम्स मिल, जिसने लिखा हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। अब ये आदमी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि भारत के सारे आईएएस इसी को पढ़ के ट्रेंड हुए हैं। हिस्ट्री क्यों पढ़नी चाहिए? जैसे मेरी मेमोरी अगर चली जाए 25 साल 30 साल की मेमोरी, तो मेरा कल का डिसीजन मेकिंग में बहुत ज्यादा चेंज आ जाएगा, ड्रास्टिक चेंज आ जाएगा, राइट। मुझे हर चीज सीखना पड़ जाएगा, जगह का नाम नहीं याद होगा, राइट। तो एक कंट्री, एक सिविलाइजेशन के कॉन्शियसनेस का कोर पार्ट है उसकी हिस्ट्री। कि कौन सी गलती मुझे नहीं दोहरानी है। तो यदि आप हिस्ट्री को चेंज कर देते हो तो आप फिर से गलती दोहरा दोगे।
क्योंकि आपको अब याद नहीं है कि आपने क्या किया। इसलिए कई आइडियोलॉजीज चाहे कम्युनिस्ट है वो लगते क्यों है कि हिस्ट्री को पहले वाइप आउट करो, वो कल्चर से रूटेडनेस खत्म हो जाएगी। कई गलतियां हुई हैं, फिर से करेंगे, फिर से फंसेंगे, रिपीट करेंगे गलतियां। तो जेम्स मिल लिखता है, एक्चुअली वो व्यक्ति ब्रिटेन के बारे में लिख रहा था। वहां के रिफॉर्मेशन प्रोजेक्ट और वहां की फ्यूडल सोसाइटी, वहां की सोसाइटी में हायरार्की प्रॉपर रही, राइट, एकदम रिजिड क्लास, देयर इज नो मूवमेंट। जैसे हम भारत में ब्राह्मण भी राजा बना है और शूद्र भी राजा बना है, ये लोग भूल जाते हैं। ठीक है, ठीक है, यादव या कई कम्युनिटी ओबीसी में आ जाती है तो लोग भूल जाते हैं कि वो भी राजकीय, झारखंड में मुंडा कम्युनिटी है, वो भी राजा है, लेकिन एसटी में क्योंकि कैटेगराइज है तो लोगों को लगता है कि व्हेन यू कैटेगराइज अ पार्टिकुलर कम्युनिटी तो वो हमेशा से ऑप्रेस्ड ही है, राइट। तो इन्होंने क्या किया, वो अपनी सोसाइटी के बारे में लिख रहे थे, लेकिन वो प्रीफेस में लिखता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को मुझे हायर करना चाहिए। मैं उन्हें बताऊंगा कि सोसाइटी को कैसे समझते हैं, मैपिंग कैसे करते हैं, सेंसस सर्वे समझना सब कुछ। और 2 साल बाद ईस्ट इंडिया कंपनी उसे हायर करती है। वो व्यक्ति इंडिया नहीं आता है, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी उसको डॉक्यूमेंट्स भेजते रहती है। एशियाटिक सोसाइटी कोलकाता में जो स्टैब्लिश हो गई है, और क्योंकि रेनेसां हो रहा है, क्योंकि इनलाइटनमेंट हो रहा है, तो पूरे दुनिया के ज्ञान का सम्मान हो रहा है, तो संस्कृत का भी हो रहा है। जो रोमांटिसिज्म बोलते हैं या ओरिएंटलिस्ट बनते हैं यूरोप में, वो अच्छी अच्छी बात लिख रहे हैं। लेकिन जेम्स मिल को लगता है कि आप रूल करना चाहते हो, गुलाम बनाना है किसी को, तो वो अपने आप को तो पहले नीचा माने ना। गुलामी वन वे रोड नहीं है, दूसरा भी कंधा उसका झुक जाता है, राइट। एक सरकारी ऑफिस में कोई इंग्लिश बोलता हुआ घुस जाए ना, तो सरकारी बाबू लगे इनका काम हमको करना चाहिए, बड़े हीन भावना पैदा करनी। हीन भावना आ जाती। तो हीन भावना दोनों एक साइड को होनी पड़ेगी। तो जेम्स मिल क्या करता है, ब्रिटिश रिफॉर्मेशन प्रोजेक्ट में प्रीस्टहुड को ब्राह्मण से रिप्लेस करता है, फ्यूडल सिस्टम को, कास्टा कास्ट को, यहाँ के जाति उससे मैप कर देता है, वहां की समस्याओं को इंडिया पे प्रोजेक्ट कर देता है, और एशियाटिक सोसाइटी से उसको जो वर्ड्स मिलते हैं वो वर्ड्स वो रिप्लेस कर देता है। मतलब ब्रिटेन की हिस्ट्री भारत की हिस्ट्री बन जाती है, और वो मैनुअल बन जाती है, ट्रेनिंग मैनुअल को भारत को समझने के लिए। इंपेरियल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जो बाद में इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस बनती है, उसमें बस नोमेनक्लेचर चेंज होता है, तरीके नहीं बदलते। इसका मतलब, और इसको मैंने कैसे समझा कि ह्यूमिलिएट करने की जो आदत है ना बॉस को, एकदम सबके सामने बेइज्जत करना, ये कहाँ से आई? ये वहां से ही आती है कि ये लोग ये अलग हैं, और इनको माली से लेकर के मतलब ड्राइवर से लेके जो भी फैसिलिटी दी जा रही है, 15-20 लोग जितने हैं, इनको सोसाइटी से इंटरेक्ट ही नहीं करना है, तभी हायरार्की मेंटेन रहेगी। दे विल नॉट बी एक्सेसिबल। पॉलिटिशियंस को जितना भी हम गाली दे दे, उनका होता है कभी कभी, राइट, देयर इज। इसलिए वो ना कितने भी बुरे हो अकाउंटेबल होते हैं, मीडिया उनको कवर कर रही है, उनको चेहरा दिखाना पड़ता है, तो बहुत गलत अगर कर दे तो कहाँ मुंह छिपाते फिरेंगे। लेकिन आईएएस, राइट, वो वहां पे कुछ कर रहे हैं तो पब्लिक के बीच में तो नहीं आते ना, राइट। तो वो लेगेसी मेंटेन हो जाती है, कॉलोनियल माइंडसेट जो मैं बोलता हूँ। तो और जो भी 47 के पहले का ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें ये परपेचुएट आज भी की हुई थी। जैसे रेलवे है, मैं बैंकिंग सेक्टर और पीएसयू को देखता हूँ, ये तो 47 के बाद आई। तो देखिए बैंकिंग अब आसान काम नहीं है, राइट, बहुत अकाउंटेबिलिटी दिखती है उसमें। पीएसयू भी, इंडियन ऑयल, ओएनजीसी, जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है, स्टिल प्रोफेशनलिज्म है, ठीक है, प्राइवेट वाला नहीं है, लेकिन अब तो वो भी नहीं रहा, वो भी टक्कर दे रहे हैं हार्ड वर्क करने में, राइट। लेकिन जो पुराने संस्थान है, क्योंकि उनके बॉस ब्रिटिशर्स रहे थे ना, तो उन्होंने अपने जूनियर ने अपने सीनियर से सीखा, तो सारे जूनियर्स ने अपने सीनियर से सीखा, तो यही काम करने का तरीका बना। तो फंडामेंटल चेंज नहीं हुआ, लोग बदल गए, भारतीय हो गए, लेकिन वो दंडाधिकारी जैसे है, जैसे पहले वो कैवलरी जो हॉर्सेस पे जाके पीटने का आदत था, भारतीय कहता है थोड़ा 4 डंडा मार के निकल। तो देखिए पुलिस का भी, हर एक का जो बिहेवियर है, कांस्टेबल विदाउट स्टार वाला पीट के किसी को चल जाए, और किसी ने मान लीजिए वीडियो ना बनाया, क्या कर लेंगे आप? कुछ नहीं कर सकते। तो ये एटीट्यूड कहाँ से आता है? ये वहां से आता है कि हमें रूल करना है, ठीक है, साहिब। साहेब। तो हिस्ट्री आपको
क्या पढ़ाया गया? तो आपको लगा कि ये सोसाइटी गिरी हुई है, इसको उठाना है हमें, पीट-पीट के उठाना है, ठीक है? तो इतना चेंज हो जाता है और पावर कुछ ही लोगों के बीच में रह जाता है। जो इंग्लिश स्पीकिंग है, जो वो लिंगो जानते हैं, वो लाइफ़स्टाइल जी सकते हैं, राइट? नॉलेज से वो नहीं मिलेगा। मतलब आपने एक मेंटेन्ड रख दिया, एक एक क्लब कल्चर आपने बना दिया, राइट? भले आज के समय में बिकॉज़ ऑफ एआई एंड इंटरनेट की इन्फॉर्मेशन अब उतनी बड़ी चीज़ नहीं है, इसलिए इंग्लिश भी अब उतनी बड़ी चीज़ नहीं है, तो वो धीरे-धीरे घट रहा है। बट कई वर्षों तक इंग्लिश नहीं आती है, तो वो भी एक प्रॉब्लम रही। आई कैन रिकॉल दैट कन्वर्सेशन जिसमें अमृतांशु ने बोला था कि व्हाट मेमोरी इज टू एन इंडिविजुअल, हिस्ट्री इज टू अ सिविलाइजेशन। राइट। तो हम और ख़ास तौर पे भारत जैसे देश में जहाँ पे बुद्धिजीवी लोगों का हमेशा से सत्कार होता आया है, हमने महापुरुषों को, विद्वानों को सर आंखों पे बिठाया है, बट ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि अगर हम पुराने अपने पास्ट में जाके देखें, अगर हिस्ट्री को और थोड़ा सा निचोड़ दें और उसको पास्ट बना दें, तो उसमें क्षत्रियता को तो कभी भी हमने मतलब दैट वाज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, क्योंकि श्री राम भी जो हमले से बचाते थे, जो यज्ञ करते थे, जो हमारे महापुरुष संत मुनि जो वो करते थे, तो यानी फ्रंट लाइन जो थी हमारी उसमें हमेशा क्षत्रिय भाव था। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम विद्वता किताबों के माध्यम से आगे बढ़ेगी, लेकिन मैं और अनंत अक्सर ये डिस्कशन करते हैं कि एक किताब की लाइफ कितनी बड़ी होगी, कि एक पन्ने हैं वो कुछ कितने समय तक, वो ताम्रपत्र भी है तो वो कितने समय तक आप उसको सस्टेन रख पाओगे। 1000 साल, मैक्सिमम 2000 साल अगर उसको उसको लीनियज को संभालने वाले मिल जाएं, तो एक समय आएगा कि वो विलुप्त हो जाएगी, तो बचेगा क्या? आपके संस्कार, आपकी सिविलाइजेशनल वैल्यूज़। और ऐसे में वो आके इन्वेड करके और आपके अंदर हीन भावना पैदा कर दें, तो आपके पास वैलिडेट करने के लिए तो कुछ भी नहीं है कि ऐसा था कि नहीं। बल्कि कोइंसिडेंस क्या है कि पृथ्वीराज चौहान अ, के समय तर्कशास्त्र, अर्थशास्त्र जो है वो नहीं थी भारत में। और ये 1908 के बाद मिली मैसूर की लाइब्रेरी में। तो जो शत्रुबोध है, उसमें है कि शत्रु शरण में भी आ रहा है, तो शत्रुता नहीं छोड़नी है, ये आचार्य चाणक्य बोल रहे हैं। ठीक है? तो मुझे लगता है कोइंसिडेंस कि आचार व्यवहार में जब आप कुछ सिद्धांत बोलने लगते हैं, फिर वही छत्रपति शिवाजी महाराज के पॉलिसी में जब मैं षाटगुण्य देखता हूँ, ये वर्ड ही आचार्य चाणक्य के अर्थशास्त्र में है। डिप्लोमेसी की जो पॉलिसी है या वॉरफेयर की जो स्ट्रैटेजी है, एग्ज़ैक्ट यही वर्ड है। क्या अर्थ है इसका? षाटगुण्य मतलब 6 अगर लेवल मैं बोलूँ, तो युद्ध जो है, उसको आप समझने आप जाओगे, तो पहले तो युद्ध के पहले भी ये सोचोगे कि इसे लड़ना, इससे लड़ना है कि नहीं लड़ना है। जैसे सेम पावर वाले होंगे, हम्म। तो वो बोलेंगे 2 घड़ा आपस में टकराएगा तो दोनों फूटेगा। जब तक कमज़ोर नहीं है, तब तक आप उस पे अटैक नहीं करो। और मजबूत है, तो उसमें आप एस्पियोनाज और स्पाई नेटवर्क से जाओगे। आप डायरेक्ट हेड ऑन कोलिजन नहीं करोगे, राइट? तो आप धैर्य दिखाते हो, रुकते हो, मित्रता की बात करने का प्रयास करते हो, राइट? आप और शॉटगन का जो आखिरी लेवल के पॉलिसी में बोलूँ तो वो डबल पॉलिसी है। एक को आप साथ लेते हो और दूसरे से शत्रुता निभाते हो एट अ टाइम। जैसे तालिबान आइडियोलॉजिकली जैसा हो, एट अ टाइम हम उसके साथ में आते हैं और फिर पाकिस्तान काइंड ऑफ ऐसा रहता है, ठीक है? इज़राइल है तो फिर पैलेस्टीन में, तो मतलब आप डुअल पॉलिसी, डबल पॉलिसी भी खेलते हो। आप सिद्धांतों पे नहीं रहते हो कि सबके साथ हम एक जैसा व्यवहार करेंगे, हम्म। ठीक है? युद्ध है तो आप रुकते हो, धैर्य भी उसमें चाहिए, है ना? आप क्षय और व्यय का भी कैलकुलेट करते हो कि मेरे बेस्ट मैन जाएँगे उसमें, मेरा रिसोर्सेज़ जाएगा, तो लॉजिस्टिकल सपोर्ट से लेकर के मुझे वो कैलकुलेट करना है, तो मुझे किस मौसम में लड़ना है, वो भी मुझे सोचना पड़ेगा। अब नेपोलियन की पूरी कहानी बताई जाती है कि मौसम की वजह से हार गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में रशिया पे जो चढ़ाई की थी जर्मनी ने। बल्कि हम बांग्लादेश पे अटैक जब करते हैं, जो 71 का आता है, तो सैम मानेकशॉ बोलते हैं कि आपको जंग लड़ना है या जीतना है? जीतना है तो 2-3 महीने वेट करने पड़ेंगे, क्योंकि बाढ़ में वो क्षेत्र डूबता है, क्राइसिस आती है, तब हम ये करेंगे। तो टाइमिंग होती है वॉर की। तो ये जो स्ट्रैटेजिकल है ना, मतलब उस पे 6 जो स्टेप्स हो तो बहुत लंबा जाएगा, लेकिन आप मूलतः समझ गए
ये छत्रपति शिवाजी महाराज को पता है, ठीक है? और ये आचार्य चाणक्य एग्ज़ैक्ट सेम वर्ड यूज़ कर रहे हैं, मतलब ये ट्रेडिशन में है। तो छात्र भाव, रणनीति, माया का जो प्रयोग करना, वो हमारे यहाँ प्राकृतिक रूप से था। तो वो एक मर्यादा की लेयर कहाँ से आ गई? ये जो ब्रिटिश के बाद जो एक हमको, क्योंकि अगर आप बात करते हो स्ट्रैटेजी की और आप एक रणनीतिकार के रूप में अगर आते हो आप, तो लोग आप पे डाउट करने लगते हैं। वो आपको इंडिविजुअली देखेंगे, ना कि आप ऑब्जेक्टिव लेवल पे कुछ फ़ायदा पहुँचा सकते हो अपनी इस रणनीतिक शक्ति से। तुरंत एक मर्यादा का वो आता है कि ये आदमी तो बहुत तेज़ है। तो आई थिंक सबसे पहले तो जो लिबरलिज़्म पूरे दुनिया में चला, जो लिबरल थॉट है, उसके बाद इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, कैपिटलिज़्म हुआ, तो परिवार में एक ही संतान हुई। एक ही संतान घर में होगी, तो आप तो उसको लड़ने नहीं भेजोगे, राइट? ठीक है। उसके बाद महात्मा गांधी का भी जो हिंदुइज्म को रिप्रेजेंट करते हैं, वो एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। वो जैन विचारधारा है, क्रिश्चियन थॉट है, बल्कि वो बाइबल का ही थॉट ला रहे हैं, क्योंकि बाइबल में वो एक चीज़ ये क्या इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं कि अगर क्रिश्चियन के सामने वो तुमको पीट रहा है, मार रहा है, प्रताड़ना दे रहा है और तुम उसका प्रतिकार नहीं करते हो, तो यू इमिटेट जीसस क्राइस्ट, क्योंकि वैसे ही उसे क्रूसीफाई किया गया था, वो कुछ नहीं कर पा रहे थे। तो अगर वो ऑथेंटिक ओरिजिनल क्रिश्चियन होगा, तो तुम पे दया करेगा। और सारी वॉर्स तो क्रिश्चियंस ने लड़ी हैं। देखिए, वहाँ आइडियोलॉजिकली वो कवर फायर दे रहे हैं कि क्रिश्चियनिटी कितनी अच्छी है, उसकी मोरालिटी, राइट? और उसको वो संस्कृत और हिंदी नाम वो दे रहे हैं। तो मैं बोल रहा हूँ कि जो भारतीय थॉट है, भारतीय थॉट तो कर्तव्य आधारित है। पूरी भगवत गीता हम भले स्पिरिचुअलिटी और मेडिटेशन और वहां तक जोड़ दे, समत्व और नियतम कुरु कर्मत्वम या योगा कर्मशु कौशलम, लेकिन वो वॉर ग्राउंड पे लिखी गई, राइट? तो क्षत्रियता को डिमोनाइज कभी नहीं किया गया, ये बड़ा रिसेंट फेनोमेना। और इवन अध्यात्म में जब चेक करता हूँ ना, तो मैं ये देखता हूँ जो लास्ट 100 ईयर है, तो कौन कौन प्रचलित हुए, जिनको ब्रिटिशर्स ने प्रचलित किया। जैसे वेदांत का जो विचारधारा है, तो स्वामी विवेकानंद है, आगे बढ़ रहे हैं, राइट? रमन महर्षि का बड़ा नाम आता है, ठीक है? ओशो भी बड़े फेमस होते हैं। बहुत लोग आप देखिएगा उस सन्यास की तरफ आप पुश करेंगे। बुद्धिज्म है, जीवन ही दुख है, यस। ठीक है? तो जो प्रचलित भी हुए हैं, उसको दुनिया ने प्रचलित किया है। और इंग्लिश बुक्स में वो प्रचलित हुए, तो हमारे यहाँ भी वो एक्सेप्टेंस हो गई, क्योंकि कॉलोनाइज्ड माइंड देखता है कि अच्छा, ये चीज़ वो लोग भी एप्रिशिएट कर रहे हैं, मतलब ये बढ़िया चीज़ है। खुद नहीं एप्रिशिएट कर पाएँगे, बाहर से आएगा तो कर पाएँगे। कॉलोनाइज्ड माइंड तो ऐसे ही सोचेगा। तो 100 इयर्स की जो लिटरेचर भी है, वो ऐसे लोगों का है, जो मिस्टिकल है, बनारस एंड हिमालय। तो ये एक बाइनरी है। भारत को देखिए 2 भाग में ही समझा गया है, मतलब वेस्ट ने 2 भाग में समझा है उसे। एक है कि कास्ट, काऊ एंड करी, ठीक है? सपेरों का देश है, स्नेक चार्मर से। एंड दूसरा इतना मिस्टिकल है, मतलब आउट ऑफ द वर्ल्ड है, इससे बढ़िया स्पिरिचुअलिटी दुनिया में नहीं है, तो बनारस एंड हिमालय। एग्जॉटिक। ये गवर्निंग स्टेट रहा है, ये ट्रेड वाला रहा है, ये एंगस मेडिसिन रिपोर्ट के पहले किसी को नहीं पता है कि 1/3 ऑफ जीडीपी में इंडिया का कंट्रीब्यूशन है। सिल्क रूट वाला रहा है, यहाँ पर गणिकाएं भी रही हैं, प्रोस्टिट्यूशन भी यहाँ रहा है। जो भी एक समाज का एक हिस्सा रहता है कि हर तरह का लेयर होता है उसमें, वो एक्चुअल लेयर है इसका, ठीक है? तो जो एक्चुअल आदि शंकराचार्य ने मान लीजिए जो कार्य किया होगा, वो बात नहीं आती है, राइट? वेदांत के तो वो भी प्रवर्तक हैं, उन्होंने दिग्विजय यात्रा की, तो फिर उन्होंने भक्ति पे क्यों लिखा? उन्होंने श्री यंत्र पे क्यों लिखा? उन्होंने 4 धाम क्यों बनाए? इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग की उन्होंने, घर में बैठ कर के रियलाइज़ नहीं करवाया, मननम मुझे निधिध्यासनम। या इट्स अ वेरी रिसेंट फेनोमेना, ये भारत की आइडेंटिटी नहीं है। यस। इंटरेस्टिंग। तो जब आप आज के एजुकेशन को देखते हैं, सो एजुकेशन जो जेम्स मिल ने जो किया, मैकॉले ने जो किया, उसके माध्यम से ये पूरा थॉट प्रोपेगेट किया गया है। ये पावर की हायरार्की डिफाइन की गई है। राइट। आज जब हम एजुकेशन को देखते हैं, तो कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखता है। सेम काइंड ऑफ थॉट, सेम काइंड ऑफ मूवमेंट इज़ हैपनिंग। बट अभी रिसेंटली बहुत डिस्कशन हुआ, जो आपने अपने उसमें मेंशन किया है कि मैकॉले पे बात छिड़ी प्रधानमंत्री ने,
क्या आज आपको चेंजेस दिख रहे हैं प्रोग्रेसिव, या इट्स जस्ट अ डिफरेंट काइंड ऑफ कॉलोनाइजेशन दैट वी आर गोइंग इनटू? देखिए, ऑलरेडी यदि आप कॉलोनाइज्ड हैं, उसी सिस्टम का पार्ट हैं, तो उस सिस्टम के प्रॉब्लम कैसे समझ सकते हैं? हुँ। आप तो उन्हीं वर्ड्स में सोचेंगे ना। आपके पास जो शब्द है ना, अब शब्द इज़ रीवायरिंग ऑफ योर ब्रेन। जैसे मैं बताता हूँ क्या है। अगर वही वर्ड्स आप यूज़ करें, मैं स्कूल में मान लीजिए हूँ, एक क्लास 7 का बच्चा है, मैं पूछा किसको कुछ प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है तो पूछो। तो क्लास 7 के बच्चे ने पूछा, स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करें? ठीक है। तो स्ट्रेस वर्ड उसे पता चला, सबसे पहली बात। मैं अगर उसे ये वर्ड नहीं पता है, उसे एक ऐसा वर्ड पता है संघर्ष, उसे पता है तप, उसे पता है तपस्या, तो वो कैसे लेगा उस वर्ड को? दोनों अलग तरीके का वर्ड। बिल्कुल। एक है कि इससे मुझे बचना है, दवाई लेनी पड़ सकती है, साइकियाट्रिस्ट के पास जाना पड़ सकता है, थेरेपी में जाना पड़ सकता है। बल्कि ये पूरी एक इंडस्ट्री बनी, जापान में ये प्रॉब्लम नहीं था, बट जापान में कई साल से ये इतना इंट्रोड्यूस किया जा रहा है ताकि पिल्स का पूरा फार्मा को एक नया मार्केट मिले। तो एक वर्ड से सोचने का तरीका बदला कि नहीं बदला? उसी तरह दूसरा वर्ड मैं लेता हूँ धर्म एंड रिलीजन। कभी भी डिस्कोर्सेस जब होते हैं हिस्ट्री की या भारत की आइडेंटिटी की, तो धर्म को डिफाइन नहीं किया जाता है रूट वर्ड से। इंग्लिश में थिसॉरस है कि आप जो है एक-एक वर्ड का रूट वर्ड से एक्सप्लेन कर रहे हो, राइट? फिलॉसफी वर्ड का मीनिंग क्या है, आप वहाँ तक जा रहे हो। धर्म के वो मीनिंग को कभी बताया नहीं जाता, इलैबोरेट नहीं किया जाता। तो हमें क्या लगेगा, और मैं जब था डीयू में एसआरसीसी में, तो मैंने पूछा सबसे कि हर हिंदी वर्ड का इंग्लिश हो कैसे जाता है? हुँ। इसके 2 लॉजिकल एरिस्टोटेलियन लॉजिक लगा कर के इसके 2 कंक्लूजन निकल सकते हैं। एक कि दे कैन अंडरस्टैंड एंड दे हैव मैप्ड इंडियन सिविलाइजेशन ब्यूटीफुली। हर माइन्यूट डिटेल्स को वो समझते हैं, उनके अनुभव में, एक्सपीरियंस में है, राइट? दूसरा, वो अपने अनुभव हमारे ऊपर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। जैसे कास्ट एंड जाति, ठीक है? राइट। ठीक है, लोगों को अजीब लगेगा, लेकिन जो कास्ट की रियलिटी है वो पॉलिटिक्स की वजह से, डेमोक्रेसी की वजह से पोस्ट 47 इट बिकम मच मोर रियलिटी। पहले नहीं थी ये रियलिटी, इस बात को समझना है। क्योंकि आपको नंबर गेम खेलना है तो आप जोड़ना से ज्यादा आसान है कि एक ग्रुप को दुश्मन बनाओ ताकि ये ग्रुप विक्टिम मूड में ग्रुप बन जाए। तो कास्ट पॉलिटिक्स अब का फेनोमेना है, तो वो पार्ट ऑफ रियलिटी बन रही है। तो मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि ये भारतीय आइडेंटिटी नहीं है। ये बड़ा रिसेंट फिनोमेना है ड्यू टू डेमोक्रेसी एंड ड्यू टू इलेक्टोरल पॉलिटिक्स जो है। तो धर्म एंड रिलीजन जब 2 अलग शब्द हैं, तो रिलीजन इज व्हाट? एक्सक्लूसिव ट्रूथ। इस एक लाइन में यदि मैं बोलूं, माय ट्रूथ इज द रियल ट्रूथ, बाकी का ट्रूथ इतना घटिया है कि उसे या तो मारना होगा या तो कन्वर्ट करना होगा। को एग्जिस्टेंस नहीं हो सकता, और हो सकता है तो एक वर्ड आएगा टॉलरेंस। देखिए, इनके लिए ये बड़ा पॉजिटिव वर्ड है, टॉलरेंट है सोसाइटी। भारत में इनटॉलरेंस फैल रहा है। क्या आप अपनी वाइफ को टॉलरेट करते हैं? ये सही वर्ड है? नहीं करते। म्यूचुअल रिस्पेक्ट इज बेटर वर्ड, ठीक है। तो मान लीजिए उन्होंने बोला कि हाँ, हम मानते हैं म्यूचुअल रिस्पेक्ट। तो ओके, इफ रिस्पेक्ट इज म्यूचुअल देन यू रिस्पेक्ट माय वे ऑफ लिविंग। मेरे जीने के तरीकों का आप रिस्पेक्ट करते हो। मैं मूर्ति पूजा करता हूं, आप रिस्पेक्ट करते हो। जैसे ही कि नहीं, तो कहां हो गया म्यूचुअल रिस्पेक्ट? नहीं है। मेरे साइड से बस रिस्पेक्ट है, फिर बस टॉलरेंस है। ठीक है। लेकिन धर्म इज व्हाट? धर्म संस्कृत में कुछ ऐसे शब्द है ना जिसके ऊपर बड़ा बोझ है अपने आप को एक्सप्लेन करने का। तो जब मैंने इसका डेफिनेशन सुना तो मुझे स्कूल टाइम का याद आया, क्योंकि स्कूल टाइम में एनवायरनमेंट पढ़ा रहे थे, एनवायरमेंटल स्टडीज। तो उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक पूरा ये था कि रियो डी जेनेरियो ब्राजील में 1992 में इस वर्ड को डिफाइन किया गया कि आपको रिसोर्सेज का ऐसा यूज करना है कि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बच जाए, आप खत्म मत कर दो, एक्सप्लॉइट मत कर दो। तो इस तरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट का डिफाइन किया गया, क्योंकि आधार है, ये फाउंडेशन है। उसका संस्कृत ट्रांसलेशन मैं करूंगा तो वो धार्मिक डेवलपमेंट होगा। क्योंकि धर्म में क्या होता है, जो धारण करने योग्य है या जिसने धारण किया हुआ है, ये है धर्म। एथिक्स, मोरालिटी, अकाउंटेबिलिटी, ड्यूटी वो बहुत बाद में आती है, वो है, उसका इंटरप्रिटेशन है। लेकिन ये कहीं से भी एक्सक्लूसिव ट्रूथ एंड रिलीजियस डॉगमा नहीं है।
हाँ, उसमें घुसेंगे, उसमें उपासना पद्धति में जाएँगे धर्म के, फिर उसमें भक्ति मार्ग में जाएँगे, फिर उसमें एक सेक्ट में जाएँगे और फिर बोलेंगे मेरा ही सेक्ट सबसे ऊपर है, तब वो बनेगा रिलीजन। तो एक तो कॉम्प्लेक्स इतना फिनोमेना है, इसको बिना एक्सप्लेन किए तो भारत के किसी भी आम बच्चे को क्या लगेगा? क्योंकि रिलीजन ने वॉर कराया है। और उसको ये ट्रांसलेट करते हैं हिस्ट्री में धर्म युद्ध। वॉर ऑफ क्रूसेड्स को ये धर्म युद्ध लिखते हैं और अर्जुन ने धर्म युद्ध लड़ा। तो जब इक्वेट हो जाएगा मतलब वॉर जो है तो बहुत लोग ये बोलेंगे भगवत गीता तो लड़ाई की बात करता है। तो देखिए एक वर्ड के इंटरप्रिटेशन से आपके पूरे समझने का जो है और आपकी डिसीजन मेकिंग फिर आपकी क्षत्रियता भी समाप्त हो जाएगी क्योंकि आप उस चीज से दूर जाना चाहते हो। हम्म तो वर्ड्स कंट्रोल करिए, आप फिनोमेना कंट्रोल कर देंगे, फिर सोचने का तरीका, फिर डिसीजन मेकिंग, फिर पॉलिसी मेकिंग। पूरे देश की नीतियाँ उसके आधार पर बनेगी और भारत का सबसे बड़ा फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या है? इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और हमें लगता है कि यूनिवर्सल प्रिंसिपल है, नहीं, ये यूरोपियन प्रिंसिपल है। और इतना ये नॉर्मलाइज हो गया है कि इसके आगे मतलब अगर कुछ मैं इस पे क्रिटिक करूँ तो लोग बोलेगा अरे यार ये इनइक्वालिटी को सपोर्ट करता है क्या? लेकिन जिसके भी जीवन का अनुभव है समृद्धि अगर सभी व्यक्ति मेहनत कर रहे हैं तो सबके काम करने का तरीका अलग है, विजन अलग है, पैशन अलग है, सब अचीव अलग-अलग करेंगे, राइट? तो देयर विल बी ऑलवेज बी द इनइक्वालिटी, इसे एक्सेप्ट कर लो ना। व्हेन यू इंट्रोड्यूस फोर्स्ड इक्वालिटी तो एंटाइटलमेंट आता है कि उसका मुझे लूटना है क्योंकि उसने ज्यादा कमाया है। तो यू क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट, मतलब ये वर्ड प्रैक्टिकलिटी में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है। तभी तो मेन वर्सेस वुमेन भी बनता है। आप देखिए इक्वालिटी सेमनेस बनती है, राइट? आप मेन ही बनना चाहते हो, इसी के लिए तो पूरी लड़ाई हो जाती है। आप वुमेन का बेस्ट फॉर्म बनो ना। केकई जो है उसको वर क्यों मिला था? क्योंकि राजा दशरथ को युद्ध में वॉरियर ग्राउंड में उन्होंने बचाया था। तो ऐसा नहीं कि वो किचन वाली थी, राइट? मैत्रेयी ने, गार्गी ने, लोपामुद्रा ने सब वेद के सूक्त लिखे हैं। तो ऐसा नहीं कि उन्हें पढ़ने नहीं दिया गया। लेकिन हमें बताएंगे कि सावित्रीबाई फूले एंड आगे जाकर के ये पहला इन्होंने इंडिजिनस गर्ल्स स्कूल बनाया एंड सब कुछ चला। ठीक है, आप बोलिए, लेकिन आप ये बोलिए कि ये कॉलोनाइजेशन के दौरान ऐसा प्रॉब्लम खड़ा हुआ। इट्स नॉट पार्ट ऑफ आवर ओन आइडेंटिटी। ये 1100 साल में जो सब वॉरियर बने हैं, मंदिर टूट रहे हैं और मंदिर क्योंकि गुरुकुल फाइनेंस कर रहे हैं तो उससे बिगड़ रहा, तब भी 2.5 लाख गुरुकुल बचे। धर्मपाल की जो ब्रिटिश आर्काइव सर्वे में निकल के आई, जो कांग्रेस ने इमोशनल इंटीग्रेशन कमेटी बना के की थी। ये कांग्रेस ने किया था क्योंकि उनको लगा भारत टूट ना जाए, बाल्कनाइजेशन ना हो जाए। तो भारत को क्या जोड़ता है पहले ढूंढो यार। तो वो ब्रिटिश आर्काइव में गए कि भारत कैसा था ब्रिटिश के आने के पहले। तब भी 2.5 लाख गुरुकुल है, जिसमें फिर बोल रहे हैं कि शूद्र को पढ़ने नहीं मिला। तो उसमें उस डॉक्यूमेंट में मिलता है कि टीचर्स भी हैं, आचार्य भी हैं। तो आपको एट्रोसिटी लिटरेचर का एक बेसिस है, तो आपकी साइकी में वो बात डालनी है ताकि कॉन्फ्लिक्ट चलता रहे, सिविल वॉर का ग्राउंड बनता रहे एंड हम पावर ग्रैब करते रहे। देखिए पावर वहां से आएगा, एनार्की क्रिएट होगी देन पावर आएगा, राइट? रोड पे हंगामा होगा तो ये शुरू कहां से होगा? श्रीलंका में, जैसे कि तमिल और सिंगरीज श्रीलंकन, ये लड़ाई होती कैसे है? रवांडा में लड़ाई होती कैसे? ये पैटर्न पकड़ना जरूरी है कि 50 साल पहले वहां क्या आया एकेडेमिया में, वहां के विचारधारा में क्या है। क्योंकि एकेडेमिया में आएगी, उसे एलीट प्रिंट मीडिया कवर करेगी, फिर प्रिंट मीडिया कवर करेगी, फिर टेलीविजन कवर करेगा, फिर मूवीज में आएगा, फिर वो रेगुलर पार्ट ऑफ डिस्कशन बनेगा डे टू डे लाइफ में और वो रियलिटी बन जाएगी। लाइफस्टाइल बन जाएगा। आपने गुरुकुल की बात की, तो अभी पिछले वर्ष हम गुरुकुल में एक विज़िट पे थे। तो आपने जो स्ट्रेस मैनेजमेंट का जो नाम लिया ना, तो वहाँ पे एक आचार्य थे, उनसे हमारी बात हुई। तो वो उन्होंने बड़ा ही पैशनेटली एक बात बोली। हम गुरुकुल के बारे में कुछ चर्चा कर रहे थे, तो उन्होंने कहा एक काम करो, कंपेयर करो जो टॉप के कॉन्वेंट्स हैं और जो एलिट स्कूल जो हैं, और आप गुरुकुल को उठाओ और ये बताओ कि किस शिक्षा क्षेत्र में या गुरुकुल में या कॉन्वेंट में बच्चे सुसाइड ज़्यादा कहाँ करते हैं। ठीक है, इंटेलेक्चुअली आपने उनको तैयार कर दिया, उसमें से कुछ जो निकल गए वो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे पहुंच गए, पर जो एक वो जीवटता जिस जहाँ जहाँ से निकल के आती है, तो आपने कहा कि संघर्ष
अब ये कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं कि संघर्ष जो है अभी पिछली जनरेशन में ये खत्म किया है। गुरुकुल को ध्वस्त करने का कारण ही ये था कि संघर्ष खत्म कर दिया जाए। या वो जो पब्लिक है, वो जो सोसाइटी है, सिविल सोसाइटी, वो अब बनना बंद हो जाए। अ, आपको सोसाइटी चलाने के लिए लोग चाहिए, लायक लोग चाहिए, कैपेबल लोग चाहिए, रूटेड लोग भी चाहिए, जो मिट्टी से प्रेम भी करें। केवल प्लेज़र ड्रिवन और अपना ना सोचे, ऐसे लोग भी चाहिए ना कि दूसरे का थोड़ा सोचे। तो जब आप ऐसी सोसाइटी को, ऐसे सिस्टम को हटाते हो, तो उसको जो सिस्टम रिप्लेस करेगा, वो जो सिखाएगा वही हम सीखेंगे, यस। राइट? तो जो भी सिखाना चाहेगा हम वैसे बन जाएँगे, इसका मतलब हमें वो कंट्रोल करेंगे। एंड पावर बिना भारत के प्रधानमंत्री बने बिना वो कर पाएँगे। वापस पिछले क्वेश्चन पे अगर मैं आऊँ, क्योंकि इसके बारे में मैंने बहुत सोचा था पहले कि एक जो आग होती है ना, जब आपको पहली-पहली बार समझ में आता है कि अच्छा एजुकेशन सिस्टम में इतना प्रॉब्लम है। स्कूल में तो समझ में आ नहीं रहा था, स्कूल में तो बस उसको टॉलरेट कर रहे थे। और स्कूल से निकलने के बाद जैसे-जैसे चीज़ें समझ में आई कि यार यहीं पे फंडामेंटली चीज़ों में प्रॉब्लम है। इस तरीके से बच्चों को रेज़ नहीं किया जाता, इस तरीके से एजुकेट नहीं किया जाता। तो आग होती है कि इसको बदलना है, कैसे बदलें, क्या करें? अ, बट आप जो बता रहे हैं कि बहुत फंडामेंटली शब्दों में ही इश्यूज़ हैं। राइट। तो ऐसे में हाउ कैन वन नेविगेट, या फिर अगर मैं कहूँ कि मान लीजिए आचार्य आचार्य चाणक्य आज होते और इस सिचुएशन को देखते एजुकेशन की, व्हाट वुड बी हिज स्टेप्स, क्या करते हो सबसे पहले? तो आचार्य चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य को पिक कर रहे हैं बचपन में, राइट? सबसे पहले तो एक मॉडल मैं बता दूं कि गुरुकुल मॉडल के कोर में क्या है। अभी का मॉडल है ज्ञान, क्रिया एंड इच्छा। कि पहले इंफॉर्मेशन फीड कर दो, मेमोराइज वो करेगा, नॉलेज सीख करेगा, जिस सेक्टर में जाना है वहां जाकर के फिर वो काम करेगा, राइट? एंड बाद में ढूंढेगा कि मुझे करना क्या है। तो भारत में जैसे कि पहले इंजीनियरिंग करो, फिर जॉब छोड़ो, फिर अपना पैशन फॉलो करो, या बड़ा समय लग जाता है कि मेरे अंदर जिज्ञासा क्या है, क्यूरियोसिटी क्या है, क्योंकि उसे बहुत पहले मार दिया गया है ऑलरेडी। तो कभी-कभी लगता है कि अच्छा पैसा भी आता है, हम जो अचीव करना चाहते थे, सोसाइटी हमसे चाहती तो हमने कर ली, तो खालीपन क्यों लग रहा है? इसलिए लग रहा है क्योंकि जो प्रारब्ध है आपका, क्योंकि आपके मेटाफिज़िक्स में तो सिंगल लाइफ़ है, लेकिन हमारे वाले में तो मल्टीपल लाइफ़ है। यस। तो जिसके लिए हम पैदा लिए हैं, अगर वो काम नहीं करेंगे ना, तो बड़ा से बड़ा काम हो, आप दुखी रहेंगे, क्योंकि उसके लिए आप बने नहीं हैं। ठीक है? बहुत लोग कई जॉब स्विच करते हैं। रेज़, अप्रेज़ल रेज़ सब चल रहा है, लेकिन उनका जन्म मान लीजिए किसी और कारण के लिए हुआ हो तो, जिसको हम स्वभाव और स्वधर्म कहते हैं। राइट? जैसे मैं अपना एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि मैं 10-11 इंटरव्यू दिया कॉलेज के बाद, रिजेक्ट हुआ, फिर पीएसयूज़ में भी मेरा हो रहा है, ओएनजीसी में भी हो रहा है, और कॉलेज से मार्कशीट नहीं मिल रहा है। मतलब मैंने एग्ज़ाम भी निकाल लिया, इंटरव्यू भी दे दिया, तब भी नहीं हो रहा है। तो मैं उस समय सोच रहा हूँ, व्हाई मी? इतना स्ट्रगल, एग्ज़ाम तो निकाल ही रहा हूँ ना, इंटरव्यू, ये सर्टिफ़िकेट नहीं मिल रहा है टाइम पे, क्योंकि मैंने पहले निकाल दिया इसलिए, फ्रेशर होके निकाल दिया इसलिए, ये मेरा दोष है क्या? राइट? फिर जॉब कर रहा हूँ, फिर जो भी चीज़ें, एचईसी रांची, उसकी हालत, मतलब उसमें जॉइन कर रहा हूँ तो उसकी भी हालत खराब है। मतलब अब जब सेटल हो रहा हूँ, तो वो सैलरी नहीं दे पा रही है। तो मतलब जिस रास्ते पे चल रहा हूँ, इतनी रुकावटें और कितने पाप किए हैं कि कुछ आगे नहीं बढ़ पा रहा, राइट? फिर ज्योतिष, जिसको लोग नहीं मानते हैं, मैं भी नहीं मानता था। तो मैं बस पूछा कि कुछ पता चलता है क्या कि आपका नवांश चार्ट बोलते हैं कि किस लिए मैं धरती पे आया हूँ, ऐसा कुछ होगा ना? या मेरी प्रवृत्ति आप बता दीजिए, मेरा एक होता है ना नेचुरल इंक्लिनेशन क्या है? तो उसमें आया साइंटिस्ट, रिसर्च, कि किसी भी चीज़ में डीप जाना है। एंड ये बोला गया कि जितना आप बोलोगे, उतना आप आगे बढ़ जाओगे। तो उस समय मैं खेती भी करवा रहा था, एंटरप्रेन्योरशिप में भी था, उसमें भी स्ट्रगल मैं कर रहा था कि मतलब फार्मर्स, 10-20 हज़ार फार्मर्स को जोड़ लिया मैंने, राइट? कई गाँव पूरे भारत भ्रमण कर लिए, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी कन्वर्ट नहीं कर पा रहा था। रेवेन्यू आ रहा है, लेकिन नहीं हो पा रहा है। लेकिन जब मुझे पता चला कि जितना बोलोगे, उतना वो प्रारब्ध निखरेगा, एंड यू हैव टू इन्फ्लुएंस द इन्फ्लुएंसर्स, यू हैव टू गो टू यूनिवर्सिटीज़, प्रोफेसर्स, ऐसा। तो जब वो 1 साल में मैंने कर बुक मान लीजिए लिख दी मैंने, तो 1 साल में नेशनल मीडिया, दिल्ली तक बात चल जा रही है, रांची से, राइट? मतलब उसमें स्ट्रगल नहीं हो रहा है, और 450-500 बुक पढ़ना मेरे लिए आसान बात लगी। मतलब एक होता है, किसी को बोल दो 500 बुक पढ़ना है, तो कितना बड़ा हेडेक है भाई। मेरे लिए वो सहज है।
तो देखिए, मुझे अगर पता होता है कि मेरा एक्चुअल काम है, यू हैव टू सीक फॉर धर्म के लिए, राजधर्म के लिए, लिटरेचर में काम कर रहे हैं इस तरह से, तो वो अगर शुरू में मैं करता तो ज़्यादा बिल्कुल, मैं गलत दिशा में था, राइट? बिल्कुल। उसको कुछ और लोग ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज़ गुरुकुल मॉडल? इच्छा, क्रिया एंड ज्ञान कि पहले पात्रता चेक होगी, पहले तुम्हारा डिज़ायर चेक होगा। अभी लोग बोलेंगे ना कि डेमोक्रेटाइज़ करो नॉलेज को, सबको इक्वली मिलना चाहिए। बात सही है, मिलना चाहिए। लेकिन अगर मैं चेक करने लगूँ कि ये इस चीज़ के लिए नहीं बना है, मैं शुरू में ही चेक करूँ और शुरू में ना भी चेक करूँ तो मैं प्रयास करूँ कि इसमें इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है कि नहीं सब्जेक्ट के प्रति। अगर मुझे मैथमेटिक्स पढ़ाना और एज़ अ मैथमेटिक्स टीचर मैं बड़ा बोरिंग हूँ, तो उसके लिए मैंने मैथमेटिक्स हार्ड बना दिया है। मेरे ऊपर बहुत निर्भर तो गुरुकुल परंपरा पहले ना ये एलिजिबिलिटी एंड इवन टीचिंग मेथोडोलॉजी क्योंकि उसमें स्टोरी टेलिंग है, उस पे मैं आऊँगा कि पंचतंत्र बच्चों के लिए नहीं लिखी गई थी, वो अर्थशास्त्र है, राइट? उसके लिए जो डम्ब हो गए हैं, जो कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकते। हुँ, तो इच्छा मैंने देख ली, अब मैं एक्सपीरियंशियल लर्निंग जो आज का टर्म है, उसको एप्ट करवाऊँगा। जब वो एप्ट करेगा, जो एग्ज़ाम्पल है कि चिड़िया की आँख वाला जो अर्जुन का है कि फील्ड पे ले गए हैं आर्चरी में और फोकस को समझाने के लिए समझाया जा रहा है कि क्या दिख रहा है तुम्हें। तो ये चीज़ क्या है ना जीवन भर याद रहती है। तो दिस नॉलेज इज़ ट्रांसफॉर्मेशनल। आप स्कूल से बच्चे को ट्रिप करा दो ना पूरे इंडिया की एक बार, ग्रामीण भारत का दर्शन करा दो और वहाँ पे तब वो पढ़ेंगे जब तब पता चलेगा कि व्हाट इज़ ज्योग्राफी एंड व्हाट इज़ इंटरेस्ट भी आता है। देन आपने एक्ट किया है ना तो वो नॉलेज देखिए जब हम नौकरी करते हैं या काम करते हैं वो वाली बात कितना अच्छा जीवन भर याद रहती है। लेकिन स्कूल वाला हम भूलते रहते हैं। जितना इन्फॉर्मेशनल नॉलेज धीरे-धीरे तो गायब होते रहता है माइंड से। तो वो धारण हम नहीं करते कभी नॉलेज को। तो ज्ञान जब तक धारण नहीं किए, मेरे व्यवहार में नहीं है। मैंने एनवायरमेंटल स्टडीज़ पढ़ा, एक पेड़ आज तक नहीं लगाया। ऐसा क्या हुआ कि मेरे में वो चेंज नहीं ला पाए? हुँ, तो फंडामेंटली एक तो ये चीज़ है। आचार्य चाणक्य क्या करते हैं तो 4 विद्याएँ उन्होंने दी थी। यदि मैं एज़ अ लीडर मैं बात करूँ, क्योंकि उन्होंने देखिए लिखी है चंद्रगुप्त मौर्य के लिए। सबके लिए क्या बोली है वो क्योंकि बोली ही नहीं है तो मैं नहीं बता सकता। लेकिन वहाँ पे देखिए वो क्या बता रहे हैं एज़ अ लीडर कि पहले पढ़ाएँगे आन्वीक्षिकी, वेद के भी पहले, ठीक है? वेद को वो त्रयी बोलते हैं। उसमें भी अथर्ववेद नहीं जानना है राजा को क्योंकि वो साधु संतों के लिए है, जो ऋग्वेद है, यजुर्वेद और सामवेद है। ये सेकंड विद्या, पहली विद्या है आन्वीक्षिकी। उसको आजकल इंग्लिश में बोलते हैं आर्ट ऑफ इंक्वायरी, आर्ट ऑफ थिंकिंग, आर्ट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, आर्ट ऑफ रीजनिंग मतलब हम लोग को बोला जाता था ना कि स्कूल में सोचते कैसे हैं, कहाँ सिखाया गया कभी? क्या सोच रहा है वो फिक्स्ड पैटर्न था कि ऐसा है तो ऐसा पढ़ना है। सोचते कैसे हैं, लॉजिक कैसे लगाते हैं, वो नहीं सिखाया गया। लॉजिक के बारे में बहुत बात हुई, कि एरिस्टोटल ने दिया लॉजिक एंड ठीक है मैथमेटिक्स पढ़ के हम इन्फर कर लिए, समझ गए एक लॉजिक। इंजीनियरिंग वाले थोड़ा ज़्यादा जो पढ़ते हैं उनको लॉजिक आ जाती है। लेकिन लॉजिक नहीं पढ़ाते ना, वो फिलॉसफी में पढ़ाते हैं, जो साहित्य की तरह है। वो अप्लाई कहाँ करेगा? मैं कुछ मान लीजिए कुछ क्रिएट कर रहा हूँ, मुझे लॉजिक आएगी तो मैं ज़्यादा उसमें इम्प्रूव कर पाऊँगा। लॉजिक एज़ अ सब्जेक्ट मैं पढ़ूँगा इसका क्या करूँगा मैं? तो आन्वीक्षिकी पढ़ा रहे हैं उसमें सांख्य है, योग भी है, क्योंकि सेंसेस की मास्टरी करना बड़ा ज़रूरी है। सेंस ऑर्गन आपको डाइग्रेस करते हैं, आपको भटकाते हैं। आपको चंचल बनाते हैं, आपको फ़ोकस नहीं बनाते। आज मुझे ये काम करने का मन कर रहा है, कल कुछ और, ये कुछ और। मैं मार्केट से अट्रैक्ट हो जाऊँ, लड़की से अट्रैक्ट हो जाऊँ। किसी मूवी में कुछ है, उससे इंस्पायर होके वो काम करने का मुझे मन करने लग जाए। मतलब सेंसेस मेरा इधर-उधर है। तो योग भी पहले योग है, सांख्य क्या है? कॉस्मोलॉजी। मतलब तुम ब्रह्मांड के निर्माण की प्रक्रिया पहले समझो क्योंकि दिस सब्जेक्ट विल बी अप्लाइड एवरीवेयर, इवन इन आयुर्वेद। तो मेरी जो शास्त्रों की स्टडी मैंने देखा है कि एक बार आप कॉस्मोलॉजी एंड इवोल्यूशन को समझ लो, तो इट हेल्प्स इन मेनी सब्जेक्ट्स। तो ये कुछ ऐसा है कि सबसे हार्ड सब्जेक्ट शुरू में पढ़ा रहे हैं क्योंकि तुम्हारा कॉग्निशन माइंड घिस जाए और शार्प हो जाए। तो ये लायक बना रहे हैं पहले और ये उसको। कितने छोटे बच्चों को? अब एज तो नहीं बोलूँगा लेकिन आई थिंक 12-13 साल, 14 साल आप अगर ऐसे मैं बोलूँ क्योंकि 5 साल तो वो बोल रहे हैं खेलने दो। ममता में वो रहेगा पूरा।
प्रेम भाव पूरा मिलना चाहिए। 2 साल 2.5 साल में घर से नहीं निकालना है बच्चे को, नहीं तो फिर पेरेंट्स को भी रिगार्ड नहीं करेगा बड़ा होके, क्योंकि आपने तो बॉन्डिंग ही क्रिएट नहीं की। 5 से 16 तक है ताड़न, मतलब कंट्रोल करना, रोक-टोक जो बोलते हैं ना, जो डाँट-डपट, जूता यहाँ खोलो, मोजा ऐसे तुमने सामान कैसे फेंक दिया, प्रेम से नहीं, डाँट-डपट चल रहा है, ठीक है? उसके बाद 16 के बाद है मित्रवत, फ्रेंडली, इतना फ्रेंडली कि वो सारी प्रॉब्लम्स आपसे शेयर करे। ये आचार्य चाणक्य बोल रहे हैं, ठीक है? और इनकी इमेज क्या है कॉलोनाइजर्स के एंगल में? ही वाज़ अ मिसोजिनिस्ट, राइट। इसलिए लोग पढ़ते नहीं। या ही वाज़ अ क्रूकेड मैन, मतलब कोई पार्टी विधायक को खरीदती है और तोड़ती है तो चाणक्य नीति अप्लाई होगी। वही जो मैंने कहा कि एक मॉरल फिल्टर लगा देते हैं, अगर कोई रणनीतिकार है तो वो दुष्ट हो गया सबसे पहले। दुष्ट हो गया। एंड ये डेंजरस थे, तो इनकी बुक फिर से दबा दी गई थी ना, 1908 में मिली ना बुक। अंग्रेज बोले अरे भाई ये तो गवर्नेंस की बुक है, मतलब इनको अपने आप को गवर्न करने आता था, इनको ये बात पता चल जाए तो हमें तो खदेड़ के भगा दे। क्योंकि धनानंद को आचार्य चाणक्य ने बोला मत्स्य न्याय हो रहा है तो मैं हटाऊंगा, और मैं शिखा जो है, जो प्रतिज्ञा लेते हैं, तो उसमें वो क्या बोलता है, मत्स्य न्याय माने बड़ी मछली छोटी मछली को खा आ रही है, जाती है। धर्म इसी को रोकता है। तो इसलिए तुम्हें मैं संकल्प लेता हूँ, प्रण लेता हूँ कि गद्दी से तुम्हें हटाऊंगा। तो ये बात कोई पढ़ेगा तो इंस्पायर हो जाएगा ना। भगत सिंह इंस्पायर हुए वीर सावरकर की बुक से, आचार्य चाणक्य की बुक से नहीं हुए, क्योंकि पता ही नहीं है लोगों को, क्योंकि वो 1915 तक वो ट्रांसलेशन मैन्युस्क्रिप्ट उसमें ही चल रहा है, मतलब 7 साल 8 साल उसमें ही आर श्यामा शास्त्री लगे हुए हैं, राइट? तो 15 तक, मतलब पब्लिक डिस्कोर्स में आते आते 25 30 35 40 हो गया, तब तक सब कुछ हो चुका है, राइट? रोलेटेक्स से लेके सब कुछ, मतलब उसका इंस्पिरेशन कोई ले ही नहीं रहा है। तो हम सीख रहे थे वेस्टर्न तरीके से ही, और इसलिए आप देखिए हमें क्या बोलते हैं कि ब्रिटिशर्स आने समय रेलवे एंड साइंस सब कुछ मिला, राइट? साइंस पढ़ाते नहीं थे ये। 1899 में पहली बार साइंस को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। 35 के बाद। हाँ, 1835 में एजुकेशन एक्ट आ रहा है हाँ। मैकॉले का। साइंस नहीं पढ़ा रहे, आदमी लॉजिकल हो जाएगा ना, विवेक बुद्धि आ जाएगी, डिसर्नमेंट कैपेबिलिटी, क्या सही है क्या गलत है। लेकिन अरविंदो घोष, सुभाष चंद्र बोस, ये उसी एजुकेशन को तो वहां ले रहे हैं ना, तो वहां साइंस पढ़ाई हो रही है ना, तो इसलिए उनमें फिर वो भावना आ जाती है। तो ये एक जो डेलिब्रेट प्रमोशन है कुछ ऐसी फिगर्स का जो नैरेटिव में और एजेंडा में फिट होती हैं, और इसी में एक नाम है महर्षि दयानंद का, जिससे बहुत सारे क्रांतिकारी प्रेरित थे, राइट। और उनका जिक्र आता है बहुत ज़्यादा। आर्य समाज का जो उन्होंने प्रादुर्भाव जो किया, एक जो मैं बता रहा हूं कि एज अ प्रॉब्लम आर्य समाज ने पहली बार बताया लोगों को कि दिस इज अ सिविलाइजेशनल प्रॉब्लम, दिस इज अ क्रिश्चियन प्रोजेक्ट। आज की हिस्ट्री कभी थोड़ी बताती कि मिशनरीज, हमें बिरसा मुंडा के बारे में क्या बताते हैं, कोई अंग्रेजों के खिलाफ नहीं लड़े थे, मिशनरीज के खिलाफ लड़े थे, वो भी जर्मन। तो मिशनरीज क्योंकि हमारे बीच में रहते हैं एंड यू वांट टू बी पॉलिटिकली करेक्ट, और आप ऐसी चीज नहीं बोलना चाहते हो कि पड़ोसी को बुरा लग जाए, राइट? आप कैसे बोलते, तो हमें ये कभी नहीं बताया गया कि दिस इज अ मिशनरी प्रोजेक्ट ऑल्सो, कि कन्वर्ट करना, ये हीथन है, इन्हें, इनके सोल को हार्वेस्ट करना है। तो क्योंकि रूलर आता है ना, तो अपने आचार्यों और गुरुओं को तो लाएगा ही ना, तो वो प्रीस्टहुड जो है या बिशप्स हैं, सारे स्कूल ऑफ थॉट्स आते हैं। तो दयानंद सरस्वती जब बोल रहे हैं कि वेद की ओर लौटो, तो वो टेक्निकली ये बता रहे हैं दिस इज अ सिविलाइजेशनल क्राइसिस, क्योंकि इस्लाम है एंड क्रिश्चियनिटी है, हमारा आइडेंटिटी क्राइसिस है। तो एक आइडेंटिटी फिक्स करो, ठीक है? थियोलॉजिकल लेवल पे यदि मैं बोलूं, कई संप्रदाय उनसे मानते हैं कि नहीं होंगे, अलाइन नहीं करेंगे, कि क्योंकि वो विरोध कई साल तक किए, मान लीजिए अभी भी करते हैं मूर्ति पूजा का या इस तरह से। तो भारत में वाद विवाद तर्क शास्त्र की परंपरा रही है और संप्रदाय में रहा है, बट लड़ाइयां नहीं होती, फिजिकल फाइट नहीं, बिल्कुल शब्दों से होगी। तो है तो अपने घर के ही ना, तो वो हमारा झगड़ा वो बात का है। लेकिन उन्होंने क्या बोला कि, या स्वामी विवेकानंद ने, कि इंटरप्रिटेशन अगर करना है शास्त्रों का तो फाइनल अथॉरिटी वेद को बना दो, या प्रस्थान त्रयी जो वेद उपनिषद गीता, ठीक है? तो आर्य समाज से ये पहली बार आया कि दिस इज अ सिविलाइजेशनल क्राइसिस, दिस इज नॉट जस्ट अ कंट्री का क्राइसिस, ये हमारी आइडेंटिटी भी चली जाएगी, क्योंकि प्रॉब्लम के लेवल को समझना भी इंपॉर्टेंट है कि किस लेवल का प्रॉब्लम है। आपको लगता है जब आप इस तरह का विचार विमर्श करते हैं लोगों के साथ या बात कहते हैं, आपको भी अपने शब्दों का चयन बड़ा
समझ के करना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारी बातें आज की भाषा में कहें तो बाउंसर हो जाती हैं। आपके पास उसकी बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन है, बट लोगों का जो है ग्रास्पिंग पावर है वो भी कम होता जा रहा है। राइट, तो इसीलिए मैं शब्दों को डिफाइन भी करता हूँ। जैसे धर्म ही है, मान लीजिए मैं पुरुषार्थ के बारे में बात कर रहा हूँ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, चारों पहले मैं बोल दूंगा ये क्या है, तब उसके डिस्कोर्स में जाऊंगा। नहीं तो अब जैसे अर्थ शब्द ही है, राइट, तो बहुत लोगों को लगेगा इकोनॉमिक्स है, आचार्य चाणक्य ने इकोनॉमिक्स लिखी, क्योंकि इकोनॉमिक्स का ट्रांसलेशन ढूंढने में हमें अर्थशास्त्र मिला तो अर्थशास्त्र मैंने लिख दिया, लेकिन उसका एग्जैक्ट ट्रांसलेशन करूं तो वो वार्ता शास्त्र है। तीसरी विद्या आचार्य चाणक्य जो सिखाएंगे वेद के बाद, वो है वार्ता शास्त्र। जिस राजा को बिजनेस की समझ है, ट्रेड और कॉमर्स की समझ है, वो बेहतर पॉलिसी एंड डिसीजन मेकिंग करेगा। और जो आइडियोलॉजिकल इंक्लिनेशन है और उसको बिजनेस से चिढ़ है, पैसे वाले से चिढ़ है, तो वो तो गरीबी लाएगा ही लाएगा, जो बंगाल के साथ हुआ। बिल्कुल। और सिंगापुर, अच्छा बंगाल, पता है वो ग्लोब, अगर मैं उसको दो भाग में बांटूं तो ब्रिटेन का हाफ ग्लोब का वो कैपिटल था, इंडिया का कैपिटल नहीं था कलकत्ता। ओह! ठीक है, एक हो गया इंग्लैंड से और दूसरा हेमिस्फेयर कलकत्ता से ये होगा। तो लोग एस्पायर करते थे कि हम कलकत्ता जैसा बनेंगे, लेकिन आइडियोलॉजी आपको क्या करती है, राइट? वही इक्वालिटी, गरीबों के हम मसीहा हैं, तो विक्टिम कौन बना? फैक्ट्री बंद होने के बाद विक्टिम कौन बना? किसके लिए आप लड़ रहे थे? मजदूरों के लिए। तो बिहार में तो कहावत है, मजदूरों के लिए लड़ते लड़ते मजदूरों का स्टेट हमने बनाया बिहार को। वो तो मैन्युफैक्चरिंग स्टेट है ना भारत का, था मतलब 65 के पहले, 70 के पहले। तो ट्रेड है तीसरा विषय। तो वार्ता शास्त्र इज मच मोर क्लोजर टू जस्ट इकोनॉमिक्स। तो अर्थशास्त्र है क्या? इसका डेफिनेशन क्या है? कि आचार्य चाणक्य बोल रहे हैं कि ठीक है, जीवन में अर्थ की उपार्जन, मतलब जीवों उपार्जन, लाइवलीहुड का जो मीन्स है उसको अर्थ कहते हैं, ये ठीक है। बट एक ऐसी विद्या जिससे उस भूमि को एक्वायर किया जाए जहां लोग रहते हैं, उसे भी अर्थशास्त्र कहते हैं। मतलब इट बिकम्स पॉलिटी, मतलब पावर एंड पैसा, इन दोनों के विज्ञान को अर्थशास्त्र कहते हैं। ठीक है, तो धर्मस्य मूलम अर्थ जब आएगा, जब मुझे धर्म का एक्चुअल मीनिंग पता है, जब जो मैंने बताया कर्तव्य, ड्यूटी, अकाउंटेबिलिटी, इथिक्स, मेनी मीनिंग्स, रिलीजन नहीं, उसका मूल क्या है? अर्थ, केवल पैसा नहीं, पावर एंड पैसा। तो आपके पास अगर शक्ति है, पैसा है, तभी धर्म भी समाज में होगा। क्योंकि गलत करने वाले को अगर पनिश नहीं करेंगे तो अधर्म फैला, और दूसरे लोग बोलेंगे हम तो बेवकूफ है ना, जो इतने ईमानदार बन रहे थे, वो देखो इतना बड़ा आदमी बन गया, उसमें भी अधर्म फैलेगा। इसीलिए अर्थ आचार्य चाणक्य के अनुसार बेस है धर्म का। ये कई लोगों को बोलेगा अरे मूल में तो धर्म है, अर्थ कैसे आ गया? क्योंकि वो पैसा समझ रहे हैं और धर्म को रिलीजन समझ रहे हैं, तो बहुत लोग डिमोनाइज करेंगे, हाँ रिलीजन का तो बेस पैसा ही है, जितना पैसा है उतना रिलीजन बड़ा है। क्या हमारे पॉलिसी मेकर्स और जो एजुकेशन पे रिफॉर्म्स अभी चल रहे हैं, वो सब समझ रहे हैं इन चीज़ों को? डू यू थिंक? अभी तो दृष्टि के लेवल पे बात हुई है, शब्दों के लेवल तक तो नहीं बता पाऊंगा मैं, लेकिन लाइन ऑफ थॉट थोड़ा तो बदला है कि भारतीय थॉट क्या है। भारतीय थॉट में मतलब एक कोर है ना, वसुधैव कुटुंबकम जब बोलते हैं इसका मतलब क्या है? मतलब मेरा अगर भला हो तो आपके नुकसान के बदले ना हो। और लोगों को अजीब लगेगा, दुनिया में जो नेशनलिज्म है ना, उसमें ये है कि मेरे देश का भला हो, दूसरे का ना हो। इसलिए नेशनलिज्म को भी गलत पढ़ाया जाता है कि इसने देखो वर्ल्ड वॉर कराया ना, क्योंकि हिटलर जो है वो नेशनलिस्टिक फोर्स था। भारत में ये डाइकोटोमी नहीं है कि मेरा भला होगा तो दूसरे का नुकसान होगा, नहीं। तो दृष्टि देखिए बदली, ये बाइनरी में नहीं है गुड एंड बैड, इट्स वेरी मच समावेशी, इट्स कोलैबोरेशन वाला है। ये भारतीय विचार है। एजुकेशन इज व्हाट, कि जीवन में बदलाव लाए, ये भारतीय थॉट है। कितना पैसा कमाओ ये एक मैक्सिमाइजेशन है, एक वेरिएबल का। बट व्हाट इज धर्म एंड ऑल, मेनी वेरिएबल्स का मैक्सिमाइजेशन है कि धर्म करो तो सेवा भी करो, धर्म पैसा कमाओ तो गलत तरीके से ना कमाओ, राइट, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करो। इतने वेरिएबल्स को जब एक साथ रखते हैं, पंच महाभूतों का केयर करो, पशु पक्षी का केयर करो, उसका मैक्सिमाइजेशन हमारा आउटपुट होगा। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हमारा आउटपुट नहीं होगा। तो दृष्टि की बात है कि कम से कम
सोचने का तरीका डायरेक्शन में तो एक है कि एक तो ये पता चला है कि अपना भी हमारा ओरिजिनल पॉलिटिकल थॉट है, इकोनॉमिक थॉट है और सोसाइटी का। सबसे बड़ा क्राइसिस तो ये है कि जो हम सोशियो पॉलिटिकल जो समझ है, हमारी सोसाइटी की जो समझ है, वो बहुत नॉर्मलाइज़ हो चुकी है और वो बड़ा कठिन है ओवरहॉल करना। वो धीरे-धीरे बुक्स चेंज करके एंड बुक्स चेंज करने जाओ आप तो बोलेंगे दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ सैफ्रनाइज़ेशन प्रोजेक्ट, दिस इज़ अ हिंदुत्व प्रोजेक्ट। तो आप फैक्ट को एज़ इट इज़ रखो ना। जैसे विक्रम संपत ने लिखी है मान लीजिए सावरकर के ऊपर, तो उसमें दोनों साइड की बात मिलेगी आप। मुझे एक बात छिपानी नहीं है, आने वाली पीढ़ी को स एज़ इट इज़ जो है वो पता चले ताकि उसके बेसिस पर अपना डिसीजन मेकिंग करे। छिपानी नहीं है आइडियोलॉजिकल एंगल से। तो जो नेशनलिज्म आजकल के दौर में जब हम देखते हैं कि एक पश्चिम में नेशनलिज्म फिर से जोर पकड़ रहा है और वहाँ का नेशनलिज्म कि अमेरिका इज़ फॉर अमेरिकन्स और बाकी सबको डिपोर्ट कर दो, उसकी देखा देखी बहुत सारे कनाडा में भी और वेस्टर्न स्टेट्स में ये चीज़ चल रही है। अब एक ऐसी सिविलाइजेशन में थॉट जहाँ पे बुद्धिजीवियों का ये विचार बनता है, लोग आपस में चर्चा करते हैं और शायद वो हमारे डिप्लॉय भी हो जाए एक लेवल पे। लेकिन जो इमीडिएट रिएक्शन जब आता है, जब आपको एक रेशियल स्लर का सामना करना पड़ता है अमेरिका में, और अगर आप अपने आप को डिफेंड करते हो और उनके पास वो टेक्नोलॉजी है, वो आपकी वीडियो है या वो एक्स पे जो एक ट्रेंड्स बनते हैं, आप अपने आप को डिफेंड भी करोगे तो वो उसी चश्मे से हो जाएगा ना कि आप भी तो नेशनलिस्ट हो। उनके पास क्या समाधान है जो कि अभी रेसिज्म का सामना कर रहे हैं उन नेशनलिस्ट का जो कि नेशनलिज्म का ट्रेंड चलाते हैं? ऐसे में हम कैसे काउंटर करेंगे? ये फिलॉसफी के तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा बहुत सारा। सबसे पहले तो आपकी जो भूमि है, वो पता होनी चाहिए क्योंकि सारा जो काउंटर है वहीं से निकलेगा, पहली बात। जैसे बांग्लादेश में कुछ हिंदुओं के साथ मान लीजिए हुआ, तो भारत से तो कोई स्टेटमेंट नहीं आता। मतलब हम उस पोज़ीशन पे है ही नहीं कि पूरे दुनिया के हिंदू को हम डिफेंड कर पाएँ। ऐसा हमें लगता है, क्योंकि सारी स्ट्रैटेजी ना नैरेटिव पे बनती है। हमें उन्होंने क्या दिया? सेक्युलरिज़्म। तो जो जहाँ से हमारी बात स्टार्ट हुई थी एंटोनियो ग्राम्शी का कि पावर लाइज़ इन अ शैडोज़। तो देखिए, आपको एक आइडिया दिया गया, आपने क्योंकि आप अच्छे व्यक्ति हैं, आदर्शवादी व्यक्ति हैं, आपने उसको अपना लिया, सामने वाले ने नहीं अपनाया। जैसे एक जगह बोला गया कि हथियार आपको नहीं ले जाना है और 4 लोग हैं वो लेके गए, क्योंकि उन्होंने नियम बनाया था, ठीक है? तो मार दिया आपको, राइट? तो सेक्युलरिज़्म एक भारत में ये हुआ कि आप धर्म के लिए अपने आप को डिफेंड नहीं करो, कम से कम ये रिलिजन वाली चीज़ से दूर रहो। साइंस, टेक्नोलॉजी पढ़ो, साइंटिफिक टेम्परामेंट में रहो, मतलब कल्चरल आइडेंटिटी तो क्या है? वो तो फूड, लाइफ, कल्चर, स्टाइल, लाइफ़स्टाइल है, राइट? उसको डिफेंड क्या करना होता है? जो भी प्रोग्रेसिव वर्ल्ड होते हैं, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री होते हैं, वो तो बहुत लिबरल होते हैं, वो तो हर चीज़ को अलाउ करते हैं। लेकिन जिस दिन मेरिटोक्रेसी में आप उन जगह पे जाने लगते हो, जो कश्मीर में हुआ, कश्मीर में रिलीजियस एंगल है मान लीजिए है, लेकिन शुरुआत कहाँ से हुई? कि टॉप पोज़ीशंस पे वहाँ के पंडित, वहाँ के हिंदू हैं। तो एक ईर्ष्या जन्म लेता है कि अच्छा ये कंट्रोल करेंगे हमारे एरिया को। तो जब आप समृद्ध होते जाते हो, तो जो हीन भावना वाले लोग हैं कि हमारी धरती पर ये आ रहे हैं और हमसे ज़्यादा कमा रहे हैं, हमसे ज़्यादा टैक्स पेयर है। वहाँ से जन्म होता है पहले रेशियल स्लर का। तो इसका मतलब ये है कि वो गया नहीं था कहीं। वो लिबरलिज़्म एक एक्सपोर्ट था, एक अमेरिकन ड्रीम था कि देखो पूरे दुनिया से अमेरिकन टैलेंट आओ। ड्रीम, यस। और क्योंकि वो कॉलोनाइज़र है ना, तो वो हमेशा सुपीरियर है, इसको मेंटेन करने के लिए भी काम करना पड़ता है। इसीलिए जो क्लीनलीनेस है, वो बेहतर है आपसे। तो उससे क्या होता है, आप लुक अप करते हैं कि वो बेहतर कंट्री है। तो उसी तरह लिबरल थॉट है तो बेहतर कंट्री है। लेकिन जियोपॉलिटिक्स वाले प्ले करने वाले जो लोग हैं, देशों को बर्बाद करने वाले जो लोग हैं, वो लोग ही करते हैं ना, कंट्री नहीं करती है। मतलब वो कल्चरल इम्प्रिंट है, अंदर है कहीं कि हमें अगर आगे बढ़ना है तो दूसरे को खत्म करना पड़ेगा। टॉप ऑफ द फूड चेन। तो अगर इंडियन सक्सेसफुल हो गए ना, तो देखिए उससे क्या हो जाता है कि अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ सिविलाइजेशन एक सक्सेसफुल मॉडल पूरी दुनिया को दे देगा। तो चाइना में कैसे बुद्धिज्म फैला? क्योंकि भारत पे लुक अप किया ना। तो भारत एक बार अगर टॉप पे आ जाए, लोग भारत के डिसीजन मेकिंग, जीवन जीने के तरीके, साड़ी पहनने तक लग जाएँगे। ये होता है। तो आप हर चीज़ कंट्रोल करने लग जाते हो, फैशन सेंस, वर्ल्ड व्यू, परसेप्शन, ट्रैवल एंड टूरिज्म।
हर चीज से पैसा आता है, इसलिए उसको सॉफ्ट पावर बोलते हैं। सॉफ्ट पावर, यस। तो हार्ड पावर चाहिए होता है, जिसमें न्यूक्लियर बॉम्ब की आप बात करते हो, मिलिट्री एंड ऑल। सॉफ्ट पावर कि यदि मैं आपके जैसा बनना चाहूँ ना, तो आप नियम बनाने लग जाओगे जीवन जीने का। फिर मैं आपको चेस करूँगा, फिर मैं आपका सम्मान ज़्यादा करूँगा, तो आप ऊपर आ गए। ठीक है? तो वो ये भी नहीं, इसलिए ईरान पे भी इसलिए भी अटैक किया। जो मैंने बोला ना कि सक्सेसफुल मॉडल ऑफ सिविलाइजेशन अगर आ गया ना कि ऐसा भी है जीने का तरीका, तो कई कंट्री इमिटेट करने लग जाएँगे, तो हम अपनी हेजेमनी लूज़ कर देंगे। हमारा प्रभुत्व, हमारी जो सुनती है कंट्रीज़, सुनना बंद कर देगी। ये इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल हमारी पॉडकास्ट थी जो लास्ट शिरीष थोराट और सेवियर रॉड्रिगेज के साथ। उस पॉडकास्ट में हमने उन्होंने बताया कि कैसे ये जो अननोन गनमैन है ये इंडिया के हायर किए हुए एजेंट हैं। अब ये जब शॉट गया बाहर तो इतने लोगों ने आपत्ति की, ऐसे क्यों बता रहे हो आप, ऐसे क्यों बता रहे हो, भारत का सॉफ्ट पावर स्टेटस खतरे में आ जाएगा। बट उनका बड़ा साफ साफ स्पष्ट, वो लोग स्पाई क्राफ्ट के मास्टर हैं, इतने समय तक उन्होंने सेवा की है, बोलते हैं कि बस हो गया, ये सॉफ्ट पावर तो आप रहेगा ही, वो तो नहीं जाएगा, वो तो आपके डीएनए में है। बट ये जो हीन भावना की वजह से हमने ये जो स्टांस लेना बंद कर दिया था, ये अब इससे ज़्यादा नहीं होगा। कल भी अमित शाह जी का बयान आया ना कि 2014 से पहले का इतिहास अलग देखा जाएगा और 2014 के बाद का इतिहास अलग देखा जाएगा। तो ये जो झिझक है अपनी हार्ड पावर को एक्सेप्ट करने में, जाते जाते जाएगी। मेरा आपके माध्यम से उन लोगों को जो कि इस तरह का डिफेंसिव स्टांस रखते हैं, जिनको लगता है कि नहीं ये बातें बोलने से हमको बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर जो बाहर बैठे हैं जो किसी तरह से सह रहे हैं रेशियल स्लर को, उनके लिए स्पेसिफिकली क्या मैसेज है, उनको अपने अंदर क्या बदलने की आवश्यकता है? आई थिंक सेल्फ कॉन्फिडेंस यदि रहता है ना? तो आप डिफेंड आराम से कर लेते हो, आपको फ़र्क भी नहीं पड़ता है, क्योंकि आपको पता है कि आप क्या हो। अंदर अगर यदि में है हीन भावना, तो आप उससे परेशान होते हो। तो एक तो पर्सनल लेवल पे जो हमारे विज़डम है कि आप योग हैं, आपकी परंपराएँ हैं, उसमें आप रहो। क्योंकि माइंड मैनेजमेंट की जितने भी प्रैक्टिसेज़ हैं, ब्ले तो माइंड का हो रहा है ना। तो एक बार जो आचार्य चाणक्य बोलते हैं इंद्रिय जया, इंद्रिय निग्रह नहीं, ये 2 शब्द है, 2 अलग-अलग शब्द है। समोसा रखा हुआ है मेरे सामने, मिठाई रखी हुई है। मान लीजिए एक व्यक्ति को डायबिटीज़ है, उसको मन है बड़ा खाने का, तो वो अपने आप को रेज़िस्ट कर रहा है। तो ये है इंद्रिय निग्रह, अपने आप को रोक लिया। इंद्रिय जय, उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तो आपने जीत लिया है सेंसेस को। तो एक लीडर में क्या होना चाहिए, कोई सेंसेस को जो भी आ रही है, कान से आ रही है या आँख से आ रही है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। पहला तो ये है। और मैं अपने बच्चों को और कल्चरली अवेयर बनाऊँगा, ताकि वो जब अटैक करें, चाहे मूर्ति पे, आइडल वर्शिप पे, या बोलें कि आप कास्ट ड्रिवन सोसाइटी या हायरार्की वाले हैं, तो हम उन्हें बता पाएँ, या बताने की भी ज़रूरत नहीं है, हमें कम से कम अपना पता हो कि भारत यदि इम्प्रूव किया है, तो उसके अंदर कोई एलिमेंट है तभी वो इम्प्रूव किया है। मतलब वो रिजिड और वो ऑपरेशर ऑपरेस्ड बेस्ड सोसाइटी में नहीं बंधा हुआ है हमेशा की तरह। वो अपने आप को बदलता है, और सनातन मतलब ये है जो नित्य और नूतन अपने आप को करता रहे। एक है पुरातन, प्राचीन, एक है नूतन, नया। लेकिन लॉजिक क्या है, मतलब अगर मैं दृष्टांत दूं या एलिगरी दूं, कि गंगा नदी में जब आप नहाते हैं, जब दोबारा नहाते हैं तो वही पानी रहती है क्या? नहीं। लेकिन गंगा नदी वही रहती है ना। तो क्या बदला या क्या नहीं बदला? तो सनातन में कुछ चीजें बदल जाती हैं, कुछ चीजें कभी नहीं बदलती है। तो जो चीज नहीं बदलती है वही पकड़ के हमें बैठना है, कि ये जीवन मुक्ति की तरफ हमें ले जाना है, जीवन हमें पुरुषार्थ के रूप में जीना है, जीवन हमें धर्म के आधार पर जीना है। जो भी प्रॉब्लम्स रही हैं, वो हमने सुधार किया है, वो प्राचीन बात हो गई। रीत आधारित जीवन एक तरह से हो गया। ठीक है? तो अपने कल्चर के प्रति अवेयरनेस, अपने माइंड की ट्रेनिंग, अपने बच्चों को अपने कल्चरली रूटेड रखा है। केवल मार्क्स नहीं पूछा है कि कितने मार्क्स तुम, देखिए जो आपने डिमांड किया बच्चे से वो उसने डिलीवर किया, जो आपने कभी डिमांड ही नहीं किया उसने डिलीवर नहीं किया कभी। तो आप अपब्रिंगिंग में अपने बच्चों को तैयार करो।
क्योंकि ये मैं फ़ियर देख रहा हूँ बहुत सारे लोग जो फर्स्ट जनरेशन या सेकंड जनरेशन है, H1B वीज़ा वाले भी हैं, कुछ संपर्क में हैं। एंड आई थिंक भारत को अब तैयार होना चाहिए। मेरिट से जो ब्रेन ड्रेन हुआ है, अच्छे लोग जो चले जाते हैं, ऐसी पॉलिसी जो चाइना का सक्सेसफुल मॉडल था कि पीएचडी स्कॉलर्स जो रिटर्न बैक क्यों हो जाते हैं, उनको यूनिवर्सिटी में जो भी हायर सैलरी या जो प्रोजेक्ट मिल रहा है, तो आपको टैलेंट अट्रैक्ट करना पड़ेगा। और भारत में बेसिक इंफ्रा जो है, डे टू डे जो स्ट्रगल है ना, उसकी वजह से लोग बाहर जाते हैं। कि सड़क पे परेशान हो गए हैं, लिटरिंग से परेशान हो गए हैं, बिजली से परेशान हो गए हैं, राइट? ये स्ट्रगल नहीं समाप्त होगा तो आप कंफर्ट और कन्वीनियंस नहीं लाओगे तो कोई भी टैलेंटेड व्यक्ति भारत नहीं आएगा। बिल्कुल। तो आपको अगर उनको बुरा लग रहा है तो कहाँ लौटेंगे वो? भारत लौटेंगे, लेकिन भारत को आपको लौटने लायक बनाना पड़ेगा। तभी वो लौटेंगे। तो रिसेंटली आपने बताया कि नाउ यू बिकम अ फादर और एजुकेशन पे इसीलिए शायद आपका और भी ज़्यादा इंक्लिनेशन है क्योंकि नाउ आपके लिए भी वो समय होगा कि यू हैव टू टेक स्ट्रॉन्ग डिसीजंस और जानते हुए कि एजुकेशन कैसा है यू मस्ट हैव थॉट समथिंग एंड आई वुड लाइक टू नो इफ यू वांट टू शेयर कि हाउ हैव यू थॉट कैसे आप अपने घर पे एजुकेशन को आगे लेके जाएंगे। सबसे पहले तो गर्भाधान से मैंने स्टार्ट किया, क्योंकि वो 16 संस्कार में एक संस्कार है। मतलब बहुत होता है ना कि मैं 2 साल में ही अपने बच्चे को भेज दिया, तो अर्ली नहीं, उससे भी अर्ली अभिमन्यु इफेक्ट पे काम करना है, उससे भी अर्ली काम होगा। और उससे भी कर ली कि माता-पिता को कैसा बच्चा चाहिए, उसके प्रति संकल्प होना चाहिए कि आप अपने आप को तैयार करते हो कि हमें किस प्रकार का बच्चा चाहिए, तभी आप उस प्रकार की आत्मा को अट्रैक्ट करते हो। क्योंकि जिस आत्मा का जो प्रारब्ध है, उसी हिसाब से वो परिवार चुनता है, ठीक है? तो गर्भाधान में जो भी 1.5 साल, 2 साल का जो भी प्रिपरेशन है, चरक संहिता आयुर्वेद के अनुसार वो आप करते हो। एंड जो भारतीय एलिमेंट है एजुकेशन का, वो है रस से भरा हुआ, कहानियों का देश है ये, ठीक है? हमें न्यूटन्स लॉ पढ़ाई गई, लेकिन अगर डिटेल में बताते ना कि वो वहाँ तक कैसे पहुँचा, केवल सेब गिरने तक नहीं। राइट? ए एक एक थॉट प्रोसेस कैसे जनरेट होता है, उसकी क्या कहानी है? स्टोरी टेलिंग सबसे पहली बात। कहानियों में बड़ा आनंद आता है, उसमें एक थ्रेड होता है, उसमें जुड़ाव होता है। तो एब्स्ट्रैक्ट में नहीं बात करना, कॉन्सेप्ट्स में नहीं बात करना। परसिवियर करो, मेहनत करो, ध्यान लगा के पढ़ो, नहीं। काक चेष्टा बको ध्यान, कि कौवे जैसी चेष्टा करो। कौवा को देखो तो बच्चा इमिटेट करता है। बगुले जैसा ध्यान करो, ठीक है? बगुला सामने नहीं देखा हो, नेशनल ज्योग्राफी पे देखा हो। तो बच्चे का जो आदत है वो है, वर्ल्ड को देख रहा है, उससे सीख रहा है, आपके शब्दों से नहीं सीख रहा है। वर्ड्स का कोई प्रभाव नहीं, इमेजेस का प्रभाव है। तो शायद अमर चित्र कथा या वैसी कॉमिक्स में बताऊं जिससे वो स्टोरी में वो इमर्सिव हो जाए, उसके लिए म्यूजिक, आर्ट्स। अभी मैंने हारमोनियम ली 2 महीने पहले, और मेरी बेटी सुनती है और शांत हो जाती है। कभी-कभी अब 2.5 महीने की रही, लेकिन मैं एक भजन गाता हूँ, रजजन प्रियतम, तो उसमें हरे हरे लास्ट में जो आता है, तो उसमें उसको रिपीट करती है। हरे हरे बोल नहीं पाती है, लेकिन वो 2 वर्ड उसी टोन, उसी फ्रीक्वेंसी में 2 बार बोलती है। तो संगीत, म्यूजिक, कला, स्टोरी, ये प्यारी चीज है। तो ये तो मूल है, बाकी उसका क्या प्रारब्ध है, उसका क्या इंक्लिनेशन है, उस पर डिसाइड होगा कि वो उसको आगे कहाँ जाना है। राइट? हाँ, स्कूलिंग। स्कूलिंग आई थिंक जो एज की मैंने बात की कि 4 साल, 4.5 साल के पहले तो मैं कहीं नहीं भेज रहा, पहली बात। 5 भी हो सकता है, ठीक है? क्योंकि घर में जो संस्कार और शिक्षा मिलेंगे वो रह जाएंगे, इंटैक्ट रह जाएंगे। और वो गलत वर्ड एक है इंडोक्ट्रिनेशन, जैसे मदरसा में कोई चीज की गई, या बिब्लिकल थॉट है, या इवन भारतीय थॉट में कि कोई बात डाल दी जाए, वो रह जाती है जीवन भर। राइट? तो 5 साल कम से कम उसे प्रेम मिले और संस्कारों के साथ वो पढ़े। एंड देन, क्योंकि झारखंड से हो, वहाँ क्राइसिस है थोड़ी, कि गुरुकुल आपको उस टॉप तक वैसे नहीं मिलते। भारत में दिल्ली के आसपास या हरियाणा, यहाँ तो है कि 250 सीट है, 2000-3000 एप्लीकेशंस आते हैं, वो मैंने देखा है। झारखंड में गुरुकुल एज अ है गुरुकुल, बट वो है मॉडर्न एजुकेशन ही, बस उसका प्रिमाइस धार्मिक लगता है, उसके नोमेनक्लेचर संस्कृत में है, पढ़ाने का तरीका तो सीबीएसई बोर्ड ही है। तो शायद ये लगे कि खुद ही मैं उस डायरेक्शन में कार्य करूं। ये एक बहुत बड़ी प्रामाणिकता है उस बात की कि जब आप दिखाते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, तो उससे भी भरोसा टूटता है लोगों का।
और यही होता आया है। आई थिंक कॉलोनियल बाइनरीज में मैंने बोला ना कि जब आप उसी व्यवस्था में रहते हो तो निकल नहीं पाते हो, तो गुरुकुल भी आप वैसे ही चलाते हो कि सर्टिफिकेशन और एफिलिएशन एंड इंस्टीट्यूशन बेस्ड, आचार्य बेस्ड नहीं। गुरुकुल फंडामेंटली आचार्य बेस्ड है। गुरुकुल, गुरु का कुल है वो, उसमें रिलेशनशिप बिल्ड होता है। 10 ही 20 बच्चे, उससे ज्यादा नहीं होने चाहिए, ताकि और वो मल्टी डिसिप्लिनरी ज्यादा सब्जेक्ट एक ही आचार्य पढ़ाए, तभी वो सबको समझ पाएगा। एक अननोन ऑडियंस को पढ़ाना अपने आप में कठिन कार्य है। एक और ये इस जो बात आपने कही, इसमें एक और महत्वपूर्ण बात जो दिमाग में मेरे आई, वो ये है कि जैसे हमारे यहाँ लिखने का अब बहुत सारी भाषाएं हैं, बहुत सारी लिपियां हैं। अब शब्द सिर्फ हिंदी या अंग्रेजी में डिफाइन नहीं होते हैं। अंग्रेजी में आपने कहा सस्टेनेबल मैनेजमेंट, सॉरी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, यहाँ संघर्ष हो गया। अलग अलग भाषाओं में अलग अलग रीजन्स में उन्हीं शब्दों को भाव अलग तरीके से समझते हैं लोग। लोक संगीत में बोलियों में लोग अलग तरीके से समझते हैं उसको। तो मेरा प्रश्न ये था, ये जो लिखने का जो एक प्रचलन है, क्या ये प्राचीन है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि श्रुति ग्रंथ हैं, स्मृति ग्रंथ हैं, तो श्रुति का माध्यम ज्यादा प्रबल था गुरुकुल में। और जब आप श्रवण करते हैं तो आप कंटेम्पलेट करते हैं, आप लॉजिक बनाते हैं, वो हाउ एंड वाई के लॉजिक बनाते हैं और आप बनाते चले जाते हैं। एक चेन रिएक्शन होती है, शायद वो चेतना का प्रभाव है, शायद वो हम सोशियोलॉजिकल टर्म में नहीं एक्सप्लेन कर सकते या कर भी पाए, लेकिन उसका जुड़ाव कहीं ना कहीं चेतना और कॉन्शियसनेस के साथ ज़रूर है कि वो कैसे अनफोल्ड होती है, वो कुछ नया रिवील करना चाहती है हर बार। तो लिखने की परंपरा वर्सेस श्रवण की परंपरा, ये इंट्रोड्यूस अगर हो जाए, आपको लगता है कि ये एक माध्यम हो सकता है, बौद्धिक स्तर का विकास भी होगा हमारा ऐसे? बल्कि मुझे रिमोटली मान लीजिए टेस्ट लेना है, सामने में चैट जीपीटी खुला हुआ है, तुरंत मैंने रेफर किया और लिख के भेज दिया। मैं टेस्ट ऑडियो रखूं, आपको बोलना है इंस्टेंट, कोई कैप नहीं। मैं अब देखिए उसकी बेनिफिट है, राइट। बोलने में ज्यादा मेहनत लगती है, लिखने में आप उसको करेक्ट कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। एंड हम सभी ने नोटिस किया, लिखते हैं तो हम थोड़े अलग लिखते हैं, बोलते हैं तो अलग बोलते हैं, बिल्कुल। राइट। एप्लीकेशन लिखते थे स्कूल में तो उतने मैनर्ड वे में हम बात तो नहीं करते जैसे एप्लीकेशन लिखते हैं, तो एक तो वो चेंज भी आ जाता है। दूसरा, श्रुति परंपरा में ज्यादा ऑडियो है उस परंपरा में है, लेकिन ऐसा नहीं कि हमने लिखा नहीं। लिखना इसलिए जरूरी है क्योंकि मान लीजिए कोई परंपरा लुप्त हो जाए, आचार्य चाणक्य की परंपरा नहीं है, तो दोनों है। और केवल श्रुति में ध्वनि नहीं है, ऋचा नहीं है, उसमें गति भी है, उसमें छंद भी है। उससे क्या होता है, मिस रिप्रेजेंट और वर्ड मिसनोमर नहीं होता। आप गलत शब्द इंट्रोड्यूस ही नहीं कर सकते किसी भी कविता में। एक वर्ड बदलने का कोशिश करो, वो कान को पता चल जाती है यहाँ कुछ गड़बड़ हुआ है, ओह, राइट। तो आप उसको बदल नहीं सकते। बुक को प्रिंट के माध्यम से आप बदल दोगे, बदलते आए हैं, बदलते ही आया है। बदलते हैं। बल्कि कुरान का जो पूरा फाइट है, वो जिसने जीता उसकी कुरान चली, यही हुआ वॉर में। जो भी ट्राइबल्स लड़ रहे थे, तो जिसका वर्जन जीता उनकी कुरान बची। तो ये प्रश्न मेरे दिमाग में इसलिए आया है क्योंकि जब हम रामानुजन की बात करते हैं, उनको तो सब स्मृति हुई थी, वो मैथमेटिशियन बने। ये एक बड़ा फैसिनेटिंग, अभी कोई सिद्धांत के तौर पे तो कोई इसको स्थापित नहीं कर सकता कि ऐसा क्यों हो गया। बहुत सारे लोगों को, और आप जैसे कपिल मुनि को बोलते हैं कि सांख्य दर्शन सारा स्मृति हुआ था, श्रुति हुआ था। तो आपकी जब पात्रता की बात जो हमने शुरू में की थी, कि जब हम पात्रता पे आते हैं तो आपका पुस्तक पढ़ना भी शायद एक अनफोल्डिंग बन जाता है, वो मेमोरी अनलॉक करने के लिए जो आपके पास ऑलरेडी प्रारब्ध से चली आ रही है। बिल्कुल, आप देखिए कभी कभी आपको कोई नॉलेज मिलती है या कुछ पता चलता है, आपको आनंद आने लगता है, सुन के मजा आ जाता है। तो पासवर्ड अनलॉक होने के लिए उसमें भी पासवर्ड था, तभी वो अनलॉक हुआ ना। आप तक बात पहुंची, तो
हमारे यहाँ फादर ऑफ सब्जेक्ट नहीं होता है, मतलब कई चीजें ना अंदर ही है, वो रिवील नहीं होती, वो रिवील होती है जब उससे उसका मिलान होता है, तो ऐसा भी है। तो आपकी जो बात आपने कहा ना कि जब आप बोलना शुरू करते हो तो जब वक्ता होता है फिर उसको श्रोता भी मिलने लगता है और फिर वो धीरे धीरे एक चेन रिएक्शन होने लगती है और फिर आपको रियलाइज होता है अरे ये था मैं तो। राइट, बिल्कुल। मेरा एक दूसरी दिशा में प्रश्न है। आप इन्फ्लुएंस, पावर इनकी बात कर रहे थे और अभी जो है अभी डायनामिक्स बहुत बदल गए हैं लिखने का भी और क्योंकि अब चैट जीपीटी, एंथ्रोपिक, क्लॉड और कुछ दिन पहले एक आर्टिकल आया था कि कौन-कौन से एआईज़ मॉडल्स जो है वो बहुत लेफ्ट लीनिंग है और कौन से इक्वल है। तो एक्स जो है, ट्विटर जो है वो फिर भी इक्वल था कि राइट लीनिंग भी है, लेफ्ट लीनिंग फिर भी लेफ्ट की तरफ जा रहा था। लेकिन बाकी सारे वे लेफ्ट लीनिंग। तो अब जो है ये पूरा पावर का एक तरह से सेंटर बन चुका है जो मॉडल्स ओन करते हैं, राइट? यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगा ये कैटेगरी भी हमारी नहीं है ना। देखिए, ये कैटेगरी बांटने से क्या प्रॉब्लम देगा। यदि मैं स्टूडेंट्स की बात करूं, सरकार के खिलाफ बात करूं, किसानों की बात करूं, तो कभी कभी हो जाएगा कि आई एम द लेफ्ट लीनिंग। गरीबों की बात करूं एंड राइट लीनिंग, नेशनलिज्म हो गया, कल्चर हो गया, एंशियंट हिस्ट्री हो गया। तो ये सही कैटेगरी है क्या भारत के सेंस में? एक कल्चर में रूटेड व्यक्ति गलत को गलत नहीं बोल सकता क्या? तो जब आप पे टैग लगता है ना, तो आप एक कैटेगरी में बांध दिए जाते हो। अभी भारत में मैं जो देख रहा हूँ, कई समस्याएं आती है, नहीं सॉल्व हो रही है। दिल्ली में आग लग जा रही है, राइट? क्योंकि कुछ साल पहले अन्ना हजारे मूवमेंट में एक ऐसा व्यक्ति आया जिसने रेवोल्यूशन और आंदोलन को ही बर्बाद कर दिया कि हम इंडिया अगेंस्ट करप्शन लाएंगे, लेकिन ऐसा सॉल्व वो नहीं कर पाया, राइट? तो कभी कभी ऐसा होता है कि व्हेन यू बिकम क्रिटिक, आप अपने लोगों को भी क्रिटिसाइज अगर करने लग जाओ, तो वो एक ग्रुपिंग में आप चले जा रहे हो। तो जैसे ही ग्रुपिंग में, तो आपका वैलिडेशन ही खत्म हो गया, आपकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई। आज राइट पावर में लग रहा है, तो राइट वाले लोगों का विचारधारा चल रहा है, लेकिन फार्मर्स का प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होगा उससे। लेफ्ट वाला हो जाएगा तो पता चला कैपिटलिज्म, बिजनेसमैन लोगों को प्रॉब्लम होने लगा और फार्मर्स को भी होने लगा, मान लीजिए वो भी होने लगा। तो पॉइंट क्या है कि कैटेगरी ये भी नहीं है हमारी। हमारी कैटेगरी धर्म और अधर्म है, राइट एंड लेफ्ट नहीं है। अब उस कैटेगरी को बाय कर रहे हैं ना, तो उसके रूल बुक प्ले करने लग जाओगे कि फ्रांस का जो राइट है भारत का राइट सेम होगा। ऐसा नहीं है। मेरी बुक मान लीजिए, मेरे ही बैचमेंट या कई लोग नहीं पढ़ते होंगे कि ये भारत की बात कर रहा है, ऋषियों की बात कर रहा है, तो ये डॉगमेटिक है, ये पुरानी बातों को करता है। तो उस कैटेगरी में मैं आ गया तो वो एक्सेस नहीं मिलेगा, वो बुक नहीं पढ़ेंगे कभी। तो कैटेगरीज हमारी नहीं है, ये भी बाहर की ही है। उसको हमने एकदम इंटरलाइज कर लिया है। उससे बाहर निकलेंगे तभी लेंस बदलेगा, राइट एंड लेफ्ट नहीं, इवन सेंटर नहीं। सेंटर मतलब क्या? मतलब मैं दोनों को बैलेंस करता हूँ। बैलेंस करना मतलब क्या होता है? इधर का अगर न्यूज बताया तो इधर का भी थोड़ा न्यूज बताऊंगा, इधर का छिपाया इधर का भी थोड़ा छिपा दूंगा। बैलेंसिंग एक्ट मंकी बैलेंसिंग नहीं होनी चाहिए। गलत गलत है। धर्म का जो पार्ट है वो धर्म धर्म है, राइट? उसको हाइड करने की जरूरत नहीं है। तो इसमें मैं एक बात ये बोलता हूँ कि जो राष्ट्रवादी है, देशभक्त है, अगर आपने उसको राइट विंगर बना दिया तो राइट विंगर बनाने वाले थे लेफ्ट, जिन्होंने अपने आप को सबसे पहले लेफ्ट कहा। अब लोगों की चेतना में या तो लेफ्ट होता है या राइट होता है, तो जो लेफ्ट बन गया तो जो बचा वो राइट विंगर ही बनेगा। लोग इस दृष्टि से नहीं देखते हैं। करियर बनाना चाहता है तो बनेगा, आम व्यक्ति नहीं बनता है। इसीलिए कभी कभी मान लीजिए मैं डिफेंड करूं या तारीफ करूं किसी चीज को, तो मुझे मान लीजिए किसी ने बोला कि बीजेपी के तुम सपोर्टर हो, ठीक है, तो मैं बोला मैं बीजेपी में थोड़ी हूँ, मैं तो आजाद हूँ ना, मैं तारीफ भी करूंगा और क्रिटिसाइज भी करूंगा। मेरे ऊपर एक प्रेशर थोड़ी है कि गलत को मुझे डिफेंड करना है। तो आप बीजेपी वाले को ये जा करके बोल सकते हो, आम व्यक्ति को नहीं बोल सकते कि कोई अच्छा काम हो रहा है तो उसको हम नहीं बोलेंगे, राइट? ये मेरे ऊपर प्रेशर नहीं है कि मैं अपने आप को, जैसे एक वर्ड भी आता है ना, संघी वर्ड यूज करते हैं कि संघी हो क्या तुम। तो जो संघ में है, उनको भी आप बोलो ना, उनको भी बुरा नहीं लगेगा। आम व्यक्ति को आप बोल के, लेकिन सामने वाला एंग्जाइटी और गिल्ट में क्यों जाना चाह रहा है? वो डिफेंड क्यों करना है? आप उसके मेंबर नहीं हो। इन चीज़ों को इंटरनलाइज़ तो कर लिया है हमने। तो कौन कंट्रोल कर रहा है अभी अगर हम देखें? लार्जली किसके कंट्रोल में है माइंड? कॉन्फ्लिक्ट सेगमेंटेशन। हमेशा से ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी? कोई गवर्नमेंट थी या कंपनी थी?
कंपनी थी? कंपनी थी, मतलब एमएनसी ने आपको गुलाम बनाया था। ब्रिटिश पार्लियामेंट 1857 के बाद आती है, मतलब 90 साल के लिए अंग्रेजों ने आपको गुलाम बनाया था टेक्निकली, उसके पहले नहीं बनाया था। तो आज भी कॉर्पोरेट्स कंट्रोल कर रहे हैं। कॉर्पोरेट्स ही करते हैं, फार्मा चीजों को कंट्रोल करती है। बहुत सारी इंडस्ट्री है, केमिकल फर्टिलाइजर्स होंगे, आप आप ही देख लीजिए ना, मतलब जैसे मान लीजिए मैं जेंडर थ्योरी को फ्लोट करूं, एक कंफ्यूजन मान लीजिए क्रिएट करो, तो मैं सर्जरी में जाऊंगा ना बाद में, या मेरी अगली पीढ़ी चल जाएगी, बिल्कुल। तो एक हेल्दी व्यक्ति को पेशेंट बनाया ना मैंने, मार्केट साइज बढ़ा ना मेरा। एक फार्मा हो गया, एक एजुकेशन हो गया, ऑयल हो गया, ऑयल हो गया, लाइफस्टाइल हो गया, सबसे बड़ा जो सेगमेंट है। एआई हो गई, क्योंकि ये गुलाम कैसे बनाया था आपको, ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैसे गुलाम बनाया था कि इंडिया बस रॉ मटेरियल सप्लायर बने, तो यहाँ की इंडस्ट्री को पहले तोड़ा, जो डिसेंट्रलाइज थी, वही बनते हैं आगे जाकर के दलित। उसमें थ्योरी ये डाला कि ब्राह्मणों की वजह से ये पीछे रहे, लेकिन दलित कौन है, जिनकी इंडस्ट्री बर्बाद हुई थी, बाटा के आने से चमार की इंडस्ट्री बर्बाद हुई, ठीक है। तो एक को आप अपने आप को विलन भी, हिस्ट्री मुझे खराब ना याद रखे, एक तो वो भी आ गया है कि तुम्हारे ही समाज में तो प्रॉब्लम थी, इसलिए हम सॉल्व करने आए थे। फ्लो चार्ट बना के काम करा है इन्होंने। नहीं, क्योंकि पूरे दुनिया को गुलाम बनाया था ना, तो हम्म। एक ही एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, हर जगह अप्लाई किया कि पहले डिविडे टेम्पेरा करो, उसके लिए आइडेंटिटीज क्रिएट करो। देखिए जो सर्वे है ना, सेंसस है, इथनिसिटी, इसका पर्पस क्या है, घमंड पैदा करना। Yes. अब देखिएगा, मैं देखता हूँ जैसे जो कास्ट के जातिगत संगठन है भारत में, वो उनकी जाति का कोई क्रिमिनल या किसी किसी को कुछ बोला गया ना, तो वो उसको भी डिफेंड करने जाते हैं, क्योंकि मुझे जाति को डिफेंड करना है, ऐसा दिखता है कभी कभी। बिल्कुल। तो आइडेंटिटी अगर उसको रिजिड कर दी जाए ना, तो आप उसके लिए लड़ने लगते हो कि ये हमारे ऊपर ही अटैक है, क्योंकि मेरी आइडेंटिटी का है, ठीक है। तो पहले ये आइडेंटिटी क्रिएट करते हैं, फिर सेल्फ प्राइड आता है बिना मतलब का, और फिर भेद दो क्योंकि अलग है, तो लड़ाइयां फिर उत्पन्न वो कराते हैं बाद में, डिविडेड टेम्परा। बल्कि मुस्लिम्स इंडिया में भारतीय ही दिखते थे, सिंदूर लगाना ये सब पता है, बहुत बात का फिनोमेना है। जो तबलीगी जमात है, ये 30s 1930s 40s का फिनोमेना है कि सिंदूर लगाना बंद करो, साड़ी पहनना बंद करो, अलग दिखो। अलग दिखोगे तो लोग अलग समझेंगे ना। उर्दू में आओ, भाषा बदलो। पहले के बंगाली तो मैं जानता हूँ, लोकल भाषा सब जानते थे, अभी भी जानते हैं, लेकिन धीरे धीरे अदरिंग का जो प्रिंसिपल है, ये ब्रिटिश फ्रेमवर्क है कि अदरिंग क्रिएट करो हर चीज में, and तब लड़ाई होगी बाद में। और इसमें जो ये जो सिंदूर लगाना है, साड़ी पहनना है, ये पहला स्टेज है इनका कि ये अलाउ करते हैं। ये हम देख रहे हैं पंजाब में। पंजाब में पेस्टर तो बन रहे हैं, वो सब क्रिश्चियन तो बन रहे हैं, लेकिन उनकी वेशभूषा तो सेम ही है। तो फिर धीरे धीरे उसको अलग कर देंगे। क्रिटिकल मास आएगा तो फिर सेपरेट करने लगे कि आपको अलग दिखना है, अलग नाम रखने होंगे। अभी तो नाम भी क्रिप्टो क्रिश्चियन वर्ड आता है ना, ठीक है। तो लड़ाई कहां से होगी, जब अलग होगा। तो बहुत फेमस डायलॉग है, कल्चर ना रिलीजन को भी डाइजेस्ट कर सकता है। अगर आपने कल्चर मेंटेन किया है ना, तो रिलीजन को भी खा जाएगा। केरल में बहुत समय तक ऐसा रहा, बिल्कुल बिल्कुल। क्रिश्चियन मुस्लिम सब एमलगमेट हो गए कई साल तक, लेकिन जब अदरिंग आने लगा, तो वहां भी जब आपकी आइडेंटिटी मजबूत होने लगती है, तो फिर आप उसको डिफेंड करते हो, फिर आप उससे अलग हो जाते हो, फिर भय पैदा होता है, ये मेरे से अलग है, या तो मेरे से नीचा है या तो मेरे से ऊंचा है, ठीक है। तो ये साइकोलॉजिकल गेम प्ले जो है वो उन्होंने उसको डिकोड कर लिया है। अब जैसे मैंने कहा कि डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ हैं, डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स हैं। बनगा अगर हम एक चार्ट बना के चलें, ये कहीं तो जाके कनेक्ट होता होगा। क्योंकि ऐसा तो नहीं कि फार्मा इंडस्ट्री अलग से मार्केटिंग कर रही है। वो जो मार्केट में इन्फ्लक्स कर रही है, सारे जितने डिजीज़ेज़ मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं, ये सिर्फ एक फार्मा इंडस्ट्री का ही प्रोडक्ट है, उन्हीं की मार्केटिंग नहीं है। नहीं, उन्हीं के नहीं, जितनी भी बिग प्लेयर्स हैं 300 साल पुराने वाले सब। जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूँ कि नेपोलियन का वॉर है, हमें क्या लगता है कि नेचुरल वॉर है, ऑर्गेनिक वॉर है, वाटरलू। हम्म। उसमें लड़ कौन रहा है, ब्रिटेन और फ्रांस, ठीक है। इंग्लैंड बोल दीजिए, फ्रांस बोल दीजिए। तो मैं एज ए इन्वेस्टर, क्योंकि मेरे पास बैंकिंग है मान लीजिए 6-7 कंट्री में,
तो मैं फाइनेंस कर सकता हूँ। हर चीज के लिए पैसा लगता है, हथियार खरीदने के लिए भी, रिसोर्सेस के लिए भी। आप मिलिट्री में जो सिपाही हैं उनको भी, ऑफिसर्स को भी पैसा लगेगा, राइट? हर चीज के लिए मेंटेन करना पड़ेगा ना। तो जो किंग है, राजा हैं, वो बिजनेसमैन के पास जाते थे कि हमें इतना बड़ा लोन चाहिए, इसके एवज में आई विल गिव यू द गवर्नमेंट बॉन्ड्स। जब हम ग्रो करेंगे तो वो डिविडेंड आपको मिलेगा। जो आज का मान लीजिए शेयर मार्केट का कॉन्सेप्ट है, राइट? जब बहुत बुरी स्थिति है तो बहुत परचेज करके आप रख लो, जब मार्केट ऊपर उठेगा तो आप कमा लोगे, फिर अपना बेच देना। तो एक को इन्होंने पैसा दिया, दूसरे को इन्होंने हथियार दिया। फ्रांस को दिया हथियार, ब्रिटेन में गवर्नमेंट जो पूरा अनाउंस कर रही है कि गवर्नमेंट बॉन्ड, मतलब हम जो है जीतेंगे वॉर, तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स मान लीजिए, उस हिसाब से ये जो भी बात है उसके हिसाब से जो भी उन्होंने क्लेम किया उसके ऊपर पेपर बनाया, लोगों ने परचेस किया, पब्लिक ने। अब क्योंकि आप दोनों साइड हैं, तो आप मान लीजिए क्या करेंगे, हथियार के सप्लाई को रोक दीजिए थोड़ा सा, तो आप इंश्योर कर पाएंगे ये तो हारेगा ही हारेगा। तो सट्टा में आपको पता है कि अब यही जीतेगा, तो अब आप कहानी ये फैलाओगे कि शायद ब्रिटेन हार रहा है, तो फिर से ऊपर नीचे हो जाएगा मार्केट। लेकिन आपको तो पता है ना कि ब्रिटेन तो जीतेगा ही, क्योंकि यहाँ तो हथियार ही नहीं है, रिसोर्सेस ही नहीं है, और 2 दिन बाद होगा कि ब्रिटेन ही जीत जाएगा। अब क्या होगा, अभी गेम खत्म नहीं हुआ है। फ्रांस हारा, तहस-नहस हुआ। तो ईरान में क्या मिला? इंफ्रास्ट्रक्चर रीबिल्डिंग प्रोजेक्ट $300 बिलियन का मिला, फिर ईरान को किसने दिया? फिर यूएस ने ही दिया। ठीक है? तो आप सिविल प्रोजेक्ट लेते हो कि ये कंट्री बर्बाद हो गई है, तो इसको हम ये देंगे। तो आपने दोनों तरफ से पैसा कमाया। तो इसको बोलते हैं ब्लड मनी। उसके बाद ये भी होता है कि जहाँ युद्ध होता है, जहाँ दंगा होता है, वहाँ के ज़मीन के प्राइस गिरते हैं। उन ज़मीन को फिर यही लोग खरीदते हैं। फिर बनता है जो रियल एस्टेट का जो मार्केट है, यहाँ से खड़ा होता है। यूक्रेन का वॉर में एक रियल एस्टेट का ही इफेक्ट है कि वहाँ की जो फर्टाइल लैंड है उसको बड़ी-बड़ी कंपनियों ने खरीदा, क्योंकि ब्लड मनी में ज़मीन का प्राइस गिरता है, फिर वो खरीदते हैं। तो रियल एस्टेट का भी गेम है, शेयर मार्केट का भी गेम है। सामान बेच करके, पैसा देकर, हर तरफ से आपने कमाया। तो 100 साल जो लगेगा ना पैसा कमाने में, वो 3-4 साल में आप कमा लोगे। तो मैं बोलता हूँ बिज़नेस मॉडल में मेरा राशन दुकान है, तो मैं एकदम प्रॉफिट पे काम करता हूँ, हाँ? इतना माल लाया, इतना बेचा, इतना प्रॉफिट कमाया। फिर उसके ऊपर आता है कि मैं रेवेन्यू के लेवल पे हूँ। फिर उसके ऊपर आता है कि लॉस मेकिंग है। मैं 15 साल तक स्टार्टअप्स का फंडिंग लेकर के एक बिल्ड कर रहा हूँ, मार्केट शेयर खा रहा हूँ, धीरे-धीरे मोनोपोली क्रिएट होगी, फिर मैं पैसा बनाऊँगा। तब भी 20 साल लगेंगे ना, 25 साल लगेंगे ना। 2-3 साल में इतना पैसा नहीं बनेगा, जितना टाटा ने 100 साल में बनाया होगा। तो ये शॉर्टकट है पैसा बनाने का, तो केवल फार्मा नहीं है। और जब आप 4-5 साल में इतना पैसा बना लोगे, तो ये पैसा बनाना ही एकमात्र उद्देश्य नहीं है, क्योंकि अगर हम साउथ ईस्ट एशिया में कंट्रीज़ को देखें, जापान को देखें, फिलीपींस को देखें, तो एक और चीज़ पे हमला होता है, वो होता है फेमिनाइन पे। यानी कि वो एक नस्ल भी बदलने का काम करते हैं। वो वहाँ के स्थायी एक नेटिव जो है लोगों को ख़त्म करके, वहाँ के स्त्रियों को अबडक्ट करके, वो जनरेशनल एक अपना एक आधिपत्य जमाना भी चाहते हैं। राइट, क्योंकि डीएनए, जेनेटिक्स, लर्निंग, हिस्ट्री, एक परंपरा सबको तो मालूम है ना। वो खत्म हो जाएगी तो फिर लड़ने वाला नहीं बचेगा। जो ये यूरोप अपने आप को जो सोसाइटी बनाती है, सब इतनी होमोजीनियस क्यों है? कि जर्मनी में जर्मन है, इटली में इटालियन है, ऐसा कैसे हो गया? क्योंकि बाकी को उन्होंने खत्म कर दिया, इसीलिए वो बचे हैं। नेटिव लोगों को। अमेरिका में अमेरिकन्स थोड़ी हैं कि रहे। अभी जो बचे 1 लाख 2 लाख लोग जो बचे हैं, जिसको इन्हों बोलते हैं रिजर्वेशन हमने दिया है, तो नेटिव्स को खत्म किया उन्होंने। तो ये तो मतलब मास प्लंडरर्स, किलर्स, जेनोसाइडर्स हैं, और ये ज्ञान देते हैं भारत को। और हम लोग यहाँ के लोग सुन भी लेते हैं कि बाहर से ज्ञान आ रहा है भाई। ये मार्केटिंग करने में भी उस्ताद हैं और अपनी कहानी को छुपाने। मार्केटिंग स्टोरी टेलिंग है ना, या इमोशनल है ना, तो स्टोरी आपको अपनी बोलनी पड़ेगी। इनका जो इनलाइटनमेंट प्रोजेक्ट है, जिसको विकास दिव्यकीर्ति जैसे जब यूपीएससी के कोचिंग में पढ़ाते हैं, कि जॉन स्टुअर्ट मिल एंड इमैनुअल कांट, जिसने कितनी धांसू थ्योरी दी कि माइंड रियलिटी क्रिएट करता है। मतलब एकदम रोमांटिसाइज करके पढ़ाते हैं, ठीक है? फैसिनेशन होता है। तो वैसे बच्चे जब आईएएस अधिकारी बनते हैं तो वही फैसिनेशन होता है। अच्छा, बात बड़ी है, लेकिन योग वशिष्ठ में यही बात लिखी गई है कि जो दुनिया है वो माइंड क्रिएट करता है। ये कोई मतलब
रिसेंट डिस्कवरी नहीं है। एंड जर्मन कोई बात कह रहा है ना और उसको इट्स एन ओरिजिनल थॉट, तो मैं इसको नहीं मानता, क्योंकि संस्कृत का एक्सेस सबसे पहले इन्हीं के पास है। बिल्कुल। बैथम का प्रिंसिपल, यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल, ग्रेटर गुड फॉर ग्रेटर नंबर ऑफ पीपल, ये बहुजन हिताय बहुजन सुखाय है। कई प्रिंसिपल्स डायरेक्ट कॉपी है, ठीक है। तो इतना फैसिनेशन होना और भारत में वही थ्योरी है पता नहीं होना। तो विवेकानंद या कुमारस्वामी बड़ा अच्छा ये कहते हैं कि एक ही जनरेशन लगता है कि उस बच्चे को लगता है कि उसके पिता बेवकूफ हैं और उसके दादा एकदम पिछड़े थे, सुपरस्टिशियस थे। एक जनरेशन बस लगता है। एवरी स्टोरी, एवरी रोमांस इज इन यूरोपियन लिटरेचर, ठीक है। एस्थेटिक है, वहाँ ब्यूटी है, ग्रीक आर्किटेक्चर है। पूरी हीरानंदानी मुंबई में ग्रीक आर्किटेक्चर बन गई। आज का सबसे बड़े जो आर्किटेक्ट पैसा लेते हैं वो ग्रीक वाले लेते हैं। मान भारत का जो वास्तुशास्त्र है उसमें अभी काम नहीं हुआ, अभी दिशा और दोष में अभी है। एस्थेटिक क्या है, समय लगेगा। बिल्कुल। कि भारतीय वास्तु क्या है, उसमें समय लगेगा। तो आई थिंक पहले तो पता नहीं होना है, इसलिए भी उतना आप रिगार्ड करते हो। रिगार्ड भी करना चाहिए, क्योंकि ये अनदर बाइंड्री है, उसमें हमें नहीं फंसना है कि हम महान थे। ये फिर दूसरी बाइंड्री है, उसके बढ़िया को भी हमें ले लेना है, लेकिन उसके सारे खराब को हमको लेना है। कि इग्नोरेंस इज अ ब्लिस, कैजुअल लाइफस्टाइल जीना है, कपड़ा फेंक के चलना है, नहाना नहीं है, मतलब जो भी है वेस्टर्न प्रिंसिपल जो पुराने रहे, पार्टी कल्चर, एक्सेसिव एक्सपेंडिंग की। रेडिट पे लिखेंगे कि 3 लाख मैं कमाता हूँ लेकिन सेविंग मेरी नहीं हो पाती है, इसको फ्लॉन्ट करना। भाई ये तो हम लोग उसको ठेठ भाषा में अगर बोले तो औकात के बाहर आप जीवन जीने का तरीका अपना रहे हो, इसलिए पैसा नहीं बच रहा है। आप एक्सेप्ट करो अपनी रियलिटी भी, राइट। तो एकदम इमिटेट भी करना लाइफस्टाइल, ठीक है। फुटबॉल में आपको इंटरेस्ट है तो अच्छी बात है, लेकिन जस्ट टू शो ऑफ मुझे फुटबॉल देखना पड़ेगा, नहीं तो मैं उस क्लास से आउटकास्ट हो जाऊंगा। चेतना के स्तर पे जो बातें हैं, हमने ह्यूमन सिविलाइजेशन की, हमारी साइकी की बात करी, बट मुझे ऐसा लगता है कि आपके अंदर एक बहुत बड़ा एक ज्ञान का सागर है जो जो रिफ्लेक्ट हो रहा है हमारी साइकी में, जो कि उन लोगों ने पकड़ लिया कि हम हीन भावना कैसे उत्पन्न होती है, किसी चीज़ को हम डिफेंस मोड में क्यों आते हैं, उसका ओरिजिन क्या है। आई थिंक वो एक ऐसा टॉपिक होगा जो एक क्वांटम लेवल पे वी कैन डिस्कस, बट आई दैट्स थिंक एग्जांपल में देना चाहूंगा, जैसे योगी आदित्यनाथ जी को मैंने देखा, तो मैंने देखा कि एक जब पहली बार सुना स्टेज पे, बहुत लोगों को अच्छे और बुरे लग सकते हैं, लेकिन मुझे मेरा कंक्लूजन ये था कि इमेज बिल्डिंग के लिए काम नहीं करते ये लोग, मेरे बारे में क्या सोचेंगे। या तो लीडर टेक्निकली ऐसा ही होता है कि बाहर से वैलिडेशन चाहिए उसके लिए मैं एक्ट करूंगा, ऐसा लीडर नहीं होता है। जो चीज जरूरी है वो करना है, वो होता है लीडर। भले मीडिया मेरे बारे में कुछ लिख दे, इंटरनेशनल मीडिया कुछ लिख दे, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। नहीं तो वो आपको कंट्रोल करने लगेंगे यही लिखने से।